नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो एडवेंचर 2.0 चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग हिला दें। आज बारी है चैप्टर 371 से 380 की। कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, वहां हर पल कुछ नया और हैरान करने वाला होने वाला है। रोमांच, एक्शन और सस्पेंस का लेवल अब और बढ़ने वाला है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सच में कमाल का होने वाला है। 371 दो महान देवता षड्यंत्र। अर्जुन सूर्यवंशी, बस प्रतीक्षा करो। तुमने मुझसे 9 स्वर्गों का काला जेड का एक टुकड़ा बर्बाद करवाया। मैं तुमसे इसका 100 गुना बदला लूंगा। उसका स्वर अत्यंत ठंडा था, मानो वो किसी को निगल जाना चाहता हो। द्वितीय भाई। अचानक एक गंभीर आवाज सुनाई दी। कुछ ही दूरी पर एक वृद्ध दाववादी पुजारी जैसी आकृति बाहर आई। उसकी हालत देखकर उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। युवक का चेहरा बेहद उदास था। कुछ नहीं, लगता है हमने अपने पूर्व गुरु को अभी भी कमा का। युवक का सामना किससे हुआ, यह जानकर वृद्ध दाववादी का चेहरा तुरंत बदल गया। अर्जुन सूर्यवंशी, दोनों कभी दिव्य दरबार के सदस्य थे और त्रिलोक के साथ 3 शुद्धों में भी शामिल थे। आदि गुरु पितामह वह थे और सामने आदिनाथ थे। ये दोनों कभी दिव्य दरबार के प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी से पहले और बाद में उन्होंने बारी बारी से दिव्य दरबार से अलग होने का फैसला किया। प्राचीन देवलोक में प्रवेश करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उस समय अर्जुन सूर्यवंशी कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि क्या अजीब था। लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद उन्हें आखिरकार समझ आया कि क्या असामान्य था, अवास्तविक। यही समस्या थी। उस समय अर्जुन सूर्यवंशी ने उन्हें जो अनुभूति कराई वो कुछ हद तक अवास्तविक थी, मानो उनका अस्तित्व ही न हो और उसमें भ्रम का पुट था। दिव्य दरबार के साथ विश्वासघात करने के 2 कारण थे। पहला कारण अर्जुन सूर्यवंशी की पहचान थी, जो वास्तव में बहुत ही रहस्यमय थी। यदि वे दिव्य दरबार का अनुसरण करते रहते तो भविष्य में वे पूरे अमरलोक के शत्रु बन जाते। दूसरा कारण यह था कि वे अर्जुन सूर्यवंशी का दांव फल चुराना चाहते थे। समय दांव फल, तो इतने वर्षों से वे ब्रह्मलोक की खोज में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें वो कभी नहीं मिला। हालांकि आदि गुरु पितामह के भीतर अर्जुन सूर्यवंशी के कर्मों का अंश शेष था। ये अंश दिव्य दरबार के लुप्त होने के साथ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि शेष बना रहा। लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने अंततः अर्जुन सूर्यवंशी के जन्म का पता लगाया। सामान्यतः अर्जुन सूर्यवंशी के लिए इतने कम समय में ऐसे लोक तक पहुंचना असंभव था, लेकिन वास्तविकता आदिनाथ की अपेक्षाओं से परे थी। आदिनाथ का चेहरा गंभीर था। क्या अर्जुन सूर्यवंशी ने सचमुच कालमापी दांवों को समझ लिया था? असंभव, है ना? क्या वास्तव में कोई मनुष्य ऐसे स्वर्गविहीन महान दांवों को समझ सकता है? सच कहें तो आदिनाथ को इस पर विश्वास नहीं था, या यूं कहें कि उन्हें विश्वास करने का साहस नहीं था। काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने आगे कहा, बड़े भाई, लगता है अब हमें और सावधान रहना होगा। अर्जुन सूर्यवंशी के बारे में हमारा पिछला अनुमान शायद गलत था। अनगिनत वर्षों पहले के अर्जुन सूर्यवंशी और वर्तमान अर्जुन सूर्यवंशी संभवतः एक ही व्यक्ति है। असंभव। आदि गुरु पितामह तुरंत अविश्वास से चिल्ला उठे। यदि अनगिनत वर्षों पहले के अर्जुन सूर्यवंशी और वर्तमान अर्जुन सूर्यवंशी एक ही व्यक्ति थे, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वे प्राचीन देवलोक को पार कर चुके थे? भविष्य, वर्तमान, अतीत, ये तीनों समय स्थिर है और कोई भी इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहां तक कि वे स्वयं भी नहीं। पूरे अमरलोक में केवल कुछ गुप्त तकनीकें, जिनमें कालमापक दांव शामिल है, ही अन्य कालों को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी जैसे व्यक्ति के लिए विभिन्न कालों में स्वतंत्र रूप से विचरण करना कैसे संभव हो सकता है? आदिनाथ के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे, लेकिन फिर भी वे धीमी आवाज में बोले, बड़े भाई, उन्हें मत भूलिए। यह सुनकर आदि गुरु पितामह की सांस अटक गई, लेकिन वे तुरंत संभल गए। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर अर्जुन सूर्यवंशी में सचमुच समय से परे जाने की क्षमता होती तो वे अमरलोक पर कब्जा कर चुके होते। वे अमरलोक को इतनी दयनीय स्थिति में क्यों रहने देते? ये संभवतः समय से जुड़ी कोई गुप्त तकनीक है। उनकी वर्तमान शक्ति का कारण शायद उस समय छोड़ी गई कोई आकस्मिक योजना है। यह सुनकर आदिनाथ के चेहरे से घबराहट थोड़ी कम हो गई। इस तरह सुनने पर यह बात काफी तर्कसंगत लगी। वे अब भी ऐसा ही कर सकते हैं, जैसे 10,000 साल पहले किसी को संदेश भेजना, उसे कुछ बताना और फिर उसका उपयोग वर्तमान परिणाम को प्रभावित करने के लिए करना। बिल्कुल, वे बहुत अधिक कर्मों से जुड़े कार्य नहीं कर सकते थे, अन्यथा उनके मूल शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, जिससे अंतहीन परेशानियां और यहां तक कि मृत्यु भी संभव हो जाती। यदि कुछ गलत हो जाता तो अपने भूतपूर्व स्वरूप को संदेश भेजना ही मृत्यु का कारण बन सकता था। केवल इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि समय के कर्मों को चुनौती देना कितना भयावह था। इसलिए उन्हें यह भी विश्वास नहीं था कि अर्जुन सूर्यवंशी वास्तव में समय में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। वो लोक अत्यंत भयावह था। यदि यह सच होता तो वे दोनों व्यावहारिक रूप से मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर सकते थे। आदि गुरु पितामह ने आगे कहा, अभी के लिए इसे यही छोड़ देते हैं। इस दौरान दिव्य दरबार से संपर्क न करना ही बेहतर है। इस बार सौभाग्यशाली रहे, अगली बार शायद हम इतने भाग्यशाली न हों। उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। आदिनाथ स्वयं इसे गहराई से महसूस करते थे। अभी भी इसके बारे में सोचते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। यदि वे कर्म शक्तियां वास्तव में उन्हें छू लेती तो क्या अर्जुन सूर्यवंशी तुरंत अवतरित होकर उन्हें मार डालते? वो अर्जुन सूर्यवंशी का अनुयायी भी था, इसलिए वो अच्छी तरह जानता था
कि दूसरा पक्ष अत्यंत शक्तिशाली है और यहां तक कि उसकी वर्तमान शक्ति के भी जीतने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा उसे लगता था कि वर्तमान अर्जुन सूर्यवंशी अतीत के अर्जुन सूर्यवंशी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। गहरी सांस लेते हुए आदिनाथ ने सिर हिलाया। तुरंत बाद उनकी आकृतियां एक साथ गायब हो गई, मानो वे इस दुनिया में अस्तित्व में ही न हो। दूसरी ओर 3 ज्वालाओं का लोक। गुरुजी, मेरे साथ क्या हुआ? शिव शेखर के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखी, लेकिन वो जल्दी ही अपने विचारों में वापस आ गया। उसने कुछ गंभीर भाव से कहा, वो कौन था? वो जानता था कि इस बार उसके गुरु ने ही उसकी मदद की है। अर्जुन सूर्यवंशी अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था। वो कुछ नहीं बोला, केवल एक विशेष स्थान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में भयानक हत्या का भाव भरा हुआ था। आभा अपरिचित थी, लेकिन दूसरे पक्ष के शरीर से अर्जुन सूर्यवंशी ने अपेक्षाकृत परिचित कर्म का उतार चढ़ाव महसूस किया। यह शायद पूर्व अर्जुन सूर्यवंशी से संबंधित था। अपने शिष्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस, मृत्यु को दावत देने वाला मूर्ख। वो उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष केवल एक क्लोन था और उसने किसी गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसकी कर्म शक्ति को नष्ट कर दिया था, जिससे उसे चाहकर भी खोजना असंभव हो गया था। अर्जुन सूर्यवंशी ने अपना सिर हिलाया, फिर उदासीनता से कहा, कुछ नहीं, अच्छी तरह साधना करो। इतना कहकर वो अपने मूल स्थान से गायब हो गया। यह सुनकर शिव शेखर ने कुछ नहीं कहा। उसने अर्जुन सूर्यवंशी के जाने की दिशा में हाथ जोड़कर अनंत अग्नि सागर पर पालथी मारकर साधना करने लगा। महान सम्राट लोक में प्रवेश करने की तैयारी में शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ बार बार मुठभेड़ ने उसकी शक्ति की आंतरिक इच्छा को अत्यंत प्रबल बना दिया था। उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, अन्यथा अगली बार उसे फिर ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। महान सम्राट लोक में प्रवेश करने के बाद कम से कम अमर लोक में उसका एक मजबूत आधार तो होगा। जब तक उसका सामना किसी देव सम्राट से ऊपर के व्यक्ति से नहीं होता तब तक, और यदि उसका सामना किसी देव सम्राट विशेषज्ञ से भी हो जाता तो भले ही वो जीत न पाता, फिर भी बच निकलता। उस समय उसे अपने गुरु की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। 372 देव सम्राट पर विजय। अर्जुन सूर्यवंशी के मेघ पर्वत लौटने के कुछ ही समय बाद राजकुमारी ईशानी भी उनके पीछे लौट आई। उसने तुरंत अर्जुन सूर्यवंशी पर बदला लेने के लिए हमला बोल दिया। हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने अपना मोर्चा संभाले रखा। यह भीषण युद्ध लगभग 1 महीने तक चला और अंत में राजकुमारी ईशानी हार गई, लगातार दया की भीख मांगती रही, जबकि अर्जुन सूर्यवंशी पूरे जोश में रहे। इसके बाद राजकुमारी ईशानी कुछ लड़खड़ाती चाल के साथ लुकिंग क्लाउड माउंटेन से चली गई। उनका हृदय निराशा से भरा हुआ था। अतीत में जब वे दोनों बहनें एक साथ हमला करती थीं, तब भी वे विजयी होती थी, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे और उन सभी के संयुक्त प्रयास के बावजूद भी वे पराजित हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भविष्य में बदला लेने का कोई अवसर नहीं होगा। मेघ पर्वत पर यशोदा अर्जुन सूर्यवंशी की बाहों में दुर्बल अवस्था में लेटी थी। उसका सुंदर चेहरा लाल था, उसका शरीर मानो खाली हो गया था, उसमें जरा भी शक्ति नहीं बची थी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें शरद ऋतु की लहरों जैसी थी और उसने अर्जुन सूर्यवंशी को थोड़ी सी चिड़चिड़ी निगाहों से देखा। दोनों एक दूसरे को उसी तरह कसकर पकड़े रहे। कुछ देर बाद अर्जुन सूर्यवंशी ने यशोदा को धीरे से फिर से व्यवस्थित किया और उसे अधिक आरामदायक आलिंगन में कसकर पकड़ लिया। राजकुमारी ईशानी के आने से मेघ पर्वत का वातावरण भी बदल गया था। पहले सभी लोग सामान्य रूप से मिलजुल कर रहते थे और यद्यपि वे एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन ये इतना खुलापन नहीं था। लेकिन जब से राजकुमारी ईशानी ने अजीबोगरी हरकतें शुरू की, मेघ पर्वत का वातावरण थोड़ा अराजक हो गया। पहले सब कुछ घर के अंदर होता था, लेकिन बाद में यह अधिक अनियंत्रित हो गया। यह कहीं भी हो सकता था। शायद इसका कारण यह था कि लड़कियां अक्सर संयुक्त हमले करती थी, जिसके कारण उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती थी कि आसपास कोई है या नहीं। आखिरकार सबने ये सब पहले भी देखा था और उन्हें इसकी आदत हो गई थी। अर्जुन सूर्यवंशी भी इन कई छोटी पत्नियों के सामने बेबस थे। उन्हें रोज देखने और बार बार अंतरंग संपर्क होने के बावजूद उनके साथ रहने पर उन्हें हर बार भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस होते थे। अमरलोक की सभी स्त्रियां औसतन अत्यंत सुंदर थी। कम से कम अर्जुन सूर्यवंशी ने कभी किसी बदसूरत स्त्री को नहीं देखा था, विशेषकर यशोधरा और निहारिका नंदा जैसी परम सुंदरियों को। उनमें एक भी दोष ढूंढना मुश्किल था। भला वे कैसे प्रभावित न होते? पतले वस्त्रों में लिपटी यशोधरा को अपनी बाहों में लिए अर्जुन सूर्यवंशी का हृदय व्याकुल हो उठा। रूही एक तरफ खड़ी थी, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वो उन दोनों को देख रही थी। अर्जुन सूर्यवंशी को मुंह खोलते देख उसने जल्दी से पास पड़ा एक फल उठाया, उसे धीरे से छीला और अर्जुन सूर्यवंशी के मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो अपना हाथ पीछे खींचने वाली थी, उसने देखा कि अर्जुन सूर्यवंशी ने उसका पतला हाथ अपने मुंह में ले लिया था। रूही अर्जुन सूर्यवंशी की जीभ की हरकत भी महसूस कर सकती थी। रूही न तो कुछ बोली और न ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसके चेहरे की लाली और गहरी हो गई। वो एक छोटी सी नौकरानी थी, यशोधरा और बाकी नौकरानियों जितनी सजी धजी नहीं, और अर्जुन सूर्यवंशी उसे शायद ही कभी पसंद करते थे। दूसरी तरफ लेटी निहारिका नंदा तुरंत करवट बदलकर बैठ गई और फिर थोड़ी गंभीर स्वर में बोली, हाँ, हमारे पास अभी भी बहन रूही है। अगर हम उसे भी शामिल कर लें तो भविष्य में हमारे पास एक और नौकरानी हो जाएगी। ये सुनकर रूही ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली। हालांकि वो सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन वो भी अर्जुन सूर्यवंशी के साथ एक ही कमरे में रह चुकी थी और जानती थी कि ये मालिक कितना ताकतवर है। अपनी सहन शक्ति के साथ उसे डर था कि वो कुछ ही दौर से ज्यादा टिक नहीं पाएगी और घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने लगेगी। रूही का कद छोटा और दुबला पतला था।
उसकी लंबाई अर्जुन सूर्यवंशी की पसलियों तक ही पहुंचती थी। जब वो अर्जुन सूर्यवंशी के शिष्य भर्ती यात्रा पर उनके साथ गई तो रूही ने चुपचाप सब कुछ अकेले ही सहन किया। वो जानती थी कि वो कभी भी अर्जुन सूर्यवंशी की प्रतिद्वंदी नहीं बन सकती। मुकेश मेहरा अचानक मुस्कुराए और बोले, अरे तुम तो सीनियर सिस्टर यिमिंग के बहकावे में आ गई हो। देखो तुम पहले कितनी सभ्य हुआ करती थी और अब। निहारिका नंदा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उनकी आंखों में शर्म की झलक दिखाई दी। उन्होंने हमेशा अर्जुन सूर्यवंशी के सामने भी गरिमापूर्ण और शालीन व्यवहार बनाए रखा था, लेकिन अब वो गरिमापूर्ण शालीनता गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अधिक जीवंत और चंचल भाव ने ले ली थी। उनका स्वभाव भी राजकुमारी ईशानी की तरह उग्र था। निहारिका नंदा शर्माते हुए बोली, क्या तुम वही नहीं हो? हम सब में तुम ही हो जिसे सबसे ज्यादा मजा आता है। पता नहीं कल इतना शोर कौन मचा रहा था। मुकेश मेहरा तुरंत आगे बढ़े और निहारिका नंदा का मुंह ढकते हुए गिड़गिड़ाए, अच्छी बहन अब और कुछ मत कहो। मैं मानता हूं कि मैं गलत था, ठीक है? निहारिका नंदा ने फिर भी गर्व से आह भरी। वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे, जो बेहद अजीब था। फिर भी सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण और बिना किसी संघर्ष के लग रहा था। इसी तरह यह सरल और सादा जीवन हजारों वर्षों तक चलता रहा। अर्जुन सूर्यवंशी हर दिन या तो अपनी कई छोटी पत्नियों के साथ समय बिताते थे या ब्रह्मलोक या अन्य विभिन्न लोकों की यात्रा करते थे। त्रिअग्नि लोक एक अतुलनीय रूप से भयानक दबाव उत्पन्न हुआ और उसके भीतर की भयानक ज्वालाओं को मानो कोई प्राकृतिक शत्रु मिल गया हो। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ ढहने वाला हो। ठीक केंद्र में शिव शेखर ने अपने शरीर के चारों ओर अनंत ज्वालाएं छोड़ी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी हथेली में अनगिनत प्रकार की ज्वालाएं संघनित होकर धीरे धीरे एक हो गई। यही मूल आकाश अग्नि थी। इस समय शिव शेखर 10,000 ज्वालाओं के राजा के समान थे। उनके द्वारा उत्सर्जित आभा भी अविश्वसनीय रूप से गर्म थी। यहां तक कि एक साधारण देव पूज्य भी इसके पास आने पर असहनीय महसूस करते। यद्यपि उन्होंने अभी अभी देव सम्राट अवस्था को प्राप्त किया था, उनकी वास्तविक शक्ति निश्चित रूप से देव सम्राट के अंतिम चरण के बराबर थी। शिव शेखर की आंखों में ज्वालाएं नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। यांग अग्नि। इस क्षण उन्हें अपने वास्तविक मार्ग का अर्थ समझ में आया। संसार की सबसे शक्तिशाली अग्नि और सबसे अविचल ज्वाला यांग अग्नि। यह मार्ग अमरलोक की मूल संरचना का हिस्सा नहीं था, बल्कि स्वयं द्वारा बोधित मार्ग था। इस मार्ग का भविष्य भी असीमित था। सामान्यतः अधिकांश लोगों द्वारा बोधित मार्ग वे होते हैं जो पहले से ही अमरलोक में विद्यमान होते हैं, जिससे देव सम्राट लोक में प्रवेश करना आसान हो जाता है। इन दावों में यिन और यांग, अंतरिक्ष, अराजकता, पंचतत्व आदि शामिल है। हालांकि कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनमें जन्मजात अपार प्रतिभा होती है और वे अपने दावों को समझते हैं, और शिव शेखर भी उन्हीं में से एक थे। यदि ये दाव विकसित होते रहे तो वे कालमहान दावों के बराबर भी हो सकते हैं। बेशक इसकी संभावना बहुत कम है। यद्यपि यांग अग्नि एक स्वबोधित दाव है, लेकिन इसका मूल आधार केवल सैकड़ों दावों का संघनन है, जबकि कालमहान दाव 10,000 दावों का संयोजन है। इसलिए कालमहान दावों को पार करने या उसके बराबर पहुंचने की आशा अत्यंत कम है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये ऊपरी सीमा मौजूद है। हालांकि यांग अग्नि विकसित हो सकती है, कालमहान दाव भी स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकता है, और इसकी ऊपरी सीमा यांग अग्नि से कहीं अधिक है। इसलिए अंतर अभी भी काफी है। मैंने अंततः देव सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया। शिव शेखर के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। करोड़ों वर्षों के बाद वे अंततः देव सम्राट विशेषज्ञ बन गए थे। अब से इस अमरलोक में शिव शेखर अब कमजोर नहीं रहेंगे। बधाई हो छोटे भाई। दूर से मीरा मेहरा प्रकट हुई। उन्होंने एक लंबा सफेद वस्त्र पहना हुआ था, जिससे वीरता और साहस का भाव झलक रहा था। शिव शेखर के आभा मंडल में हो रहे भयानक उतार चढ़ाव को देखकर मीरा मेहरा को अचानक खेद हुआ। वो अभी तक अर्ध देव सम्राट स्तर तक भी नहीं पहुंच पाई थी, जबकि शिव शेखर देव सम्राट स्तर तक पहुंच चुके थे। उन दोनों के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। अर्ध देव सम्राट स्तर तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि थी, और देव सम्राट स्तर तक पहुंचना उससे भी कहीं बड़ी। कौन जाने कब वो अंततः देव सम्राट स्तर तक पहुंच पाएंगी। शिव शेखर मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, मैंने तो बस एक कदम आगे बढ़ाया है। बड़ी बहन की प्रतिभा के साथ देव सम्राट स्तर तक पहुंचना तो बस समय की बात है। 373 मेघ पर्वत पर 33वां स्वर्ग में अर्जुन सूर्यवंशी ने स्वाभाविक रूप से शिव शेखर के देव सम्राट बनने की अनुभूति की, और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। थिना हंडक्स्याओ संप्रदाय को अंततः अपना एक देव सम्राट शक्ति प्राप्त हो गई थी। जैसे जैसे उनका अपना क्षेत्र मजबूत होता गया, अर्जुन सूर्यवंशी को साधना की विशेष चिंता नहीं रही। उन्हें थिना हंडक्स्याओ संप्रदाय के लोगों और सूर्यवंशी परिवार के सदस्यों की साधना की अधिक चिंता थी। इस विषय पर विचार करते हुए दिव्या दरबार और थिना हंडक्स्याओ संप्रदाय का भविष्य क्या होगा, अर्जुन सूर्यवंशी सोचने लगे। यदि दिव्या दरबार वास्तव में पूरे अमरलोक को एकीकृत कर ले, तो क्या वे अमरलोक पर हमेशा के लिए शासन कर पाएंगे? उनकी समझ में अमरलोक पर नियंत्रण भी अमरता प्राप्त नहीं कर सकता था। अर्जुन सूर्यवंशी जो करना चाहते थे वो एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना नहीं था जो अमरलोक को पूरी तरह से नियंत्रित करे। वो बस यही चाहता था कि दिव्या दरबार पूरे अमरलोक में सबसे शक्तिशाली बन जाए। हालांकि उसने तुरंत एक निर्णय लिया। यदि एक दिन दिव्या दरबार पूरी तरह से अमरलोक पर नियंत्रण कर ले, तो वो कुछ समय तक उस नियंत्रण को बनाए रखेगा। फिर दिव्या दरबार अमर से भी ऊपर अमर जैसी किसी चीज में रूपांतरित हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे निम्न लोक के मनुष्य अमरलोक के लिए तरसते और उसका आदर करते हैं। उस समय दिव्या दरबार की प्रतिष्ठा अमरलोक से ऊपर स्थापित हो जाएगी। हर कोई दिव्या दरबार को जानेगा और उसका आदर करेगा, लेकिन वे हमेशा के लिए उस तक पहुंचने में असमर्थ रहेंगे। मैं सचमुच एक प्रतिभाशाली हूं। अर्जुन सूर्यवंशी को यह तरीका बहुत अच्छा लगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया,
तुरंत एक नाम उसके सामने आया, 33वां स्वर्ग। उस स्थान को 33वां स्वर्ग के रूप में स्थापित किया जाएगा। जहां तक थे ना हांडा श्याओ संप्रदाय की बात है, खैर छोड़ो, वैसे भी वहां केवल कुछ ही लोग थे, उन्हें जो करना था करने दो। मेघ पर्वत पर कुछ समय और रहने के बाद अर्जुन सूर्यवंशी के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने रूही को साथ लिया और अन्य लोगों की खोज में निकल पड़े। हालांकि इस बार वे कमजोर लोगों की ओर नहीं गए। नीलाकाश लोक, ये लोक अमर लोकों में 7वें स्थान पर है, जिसमें असंख्य शक्तिशाली योद्धा है, जो तारालोक, वानशिंग जैसे लोकों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। केवल योद्धाओं की संख्या के मामले में ही ये पाताल लोक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन सूर्यवंशी ने इसका संक्षिप्त अनुभव किया और इस लोक की संरचना को समझ लिया। इस लोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा केवल एक अर्धस्तरीय निषिद्ध योद्धा था, जिसके अतिरिक्त 10 से अधिक अधिपति योद्धा थे, जो एक अच्छी खासी शक्ति थी। अर्जुन सूर्यवंशी की आभा संयमित थी। उनकी वर्तमान साधना के साथ जब तक वे स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहते, तब तक एक प्राचीन देव योद्धा भी उन्हें भेद नहीं सकता था। अर्जुन सूर्यवंशी ने बेतरतीब ढंग से उतरने के लिए एक स्थान चुना और फिर चारों ओर यात्रा शुरू कर दी। उनका यहां आने का उद्देश्य बहुत सरल था, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना, स्थानीय संस्कृति का अनुभव करना और संयोगवश कुछ नई चीजें देखना। बेशक अगर उन्हें उपयुक्त शिष्य मिल जाते तो वे कुछ और शिष्यों को भी अपने शिष्य बना सकते थे। वर्तमान में हीना हांडा श्याओ संप्रदाय में केवल 4 प्रथम पीढ़ी के शिष्य थे, जो उनके 9 के लक्ष्य से 5 कम थे। इस नीलाकाश लोक में अमर ऊर्जा तारालोक वानशिंग की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक सघन थी और दांव कहीं अधिक स्थिर था। अर्जुन सूर्यवंशी ने इस नीलाकाश लोक को एक विशेष कारण से चुना था। यह लोक न तो बहुत शक्तिशाली था और न ही बहुत कमजोर, जिससे उन्हें अमर लोक की स्थिति को समझने में मदद मिली। शायद वे अपनी वास्तविक पहचान भी खोज सके। मयूरिंगर, ये एक अत्यंत विशाल नगर था, जिसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल फीनिक्स का सिर हवा में लटका हुआ था, जो अपने शरीर से एक शक्तिशाली दुष्ट ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे कई पहली बार आने वाले आगंतुकों को एक अकथनीय कंपकंपी महसूस होती थी। एक अर्ध देव सम्राट दिव्य पशु का शव। अर्जुन सूर्यवंशी ने ऊपर देखा। नगर के द्वार की सजावट भी इतनी असाधारण थी, सचमुच बहुत प्रभावशाली। नगर में प्रवेश करने के लिए 10 उच्च श्रेणी के अमर रत्न देने पड़ते थे और केवल 1 महीने के लिए ही रहने की अनुमति थी। 1 महीने के बाद सदस्यता का नवीनीकरण कराना पड़ता था, अन्यथा सीधे नगर से निष्कासित कर दिया जाता था। सड़क पर चलते हुए लोग कभी कभी अर्जुन सूर्यवंशी को देखते थे। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन जब अर्जुन सूर्यवंशी ने रूही की ओर देखा तो उन्हें तुरंत कारण समझ आ गया। रूही ने आज सफेद पोशाक पहनी थी, जिसमें कई छोटी चोटियां और चपटे जूते थे। हालांकि वो कद में छोटी थी, लेकिन उसका शरीर सुडौल था। उसकी आकर्षक सूरत और साफ सुथरे पहनावे ने स्वाभाविक रूप से कई पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर बहुत से लोग लोलियों को पसंद करते हैं। अर्जुन सूर्यवंशी ने अपनी नजरें हटाई और चारों ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। यह मयूरी नगर नीलाकाश लोक का सबसे शक्तिशाली नगर नहीं था, इसे केवल औसत दर्जे का ही माना जा सकता था। फिर भी इसमें एक देव सम्राट और 2 अर्धदेव सम्राट थे। तुलना में उनका दिव्य दरबार बहुत कमजोर प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि दिव्य दरबार को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। प्रणाम महोदय। अचानक बगल से एक मधुर आवाज सुनाई दी। पीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक महिला दूर से तेजी से चलकर आई। उसकी भौहें नाजुक थी और आंखें झींगुर जैसी थी। हालांकि उसका रूप रंग भव्य नहीं था, फिर भी वो देखने में बहुत आकर्षक थी। नवोदित महिला के चेहरे पर थोड़ी चापलूसी भरी मुस्कान थी और उसने बड़े ही विनम्र लहजे में कहा, महोदय आप कुछ अपरिचित लग रहे हैं, क्या आप पहली बार मयूरिंगर आए हैं? अर्जुन सूर्यवंशी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। सूर्यवंशी तुरंत उत्साहित हो गए और जल्दी से बोले, मैं बचपन से मयूरिंगर में रहती आई हूं और मुझे यहाँ की हर छोटी बड़ी बात पता है। क्या आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है महोदय? वो बहुत चिंतित लग रही थी कि अर्जुन सूर्यवंशी मना कर देंगे, इसलिए उसने तुरंत कहा, चिंता मत कीजिए महोदय, कीमत बिल्कुल उचित है। 1 महीने के लिए केवल 15 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल लगेंगे। तो ये एक संकेत था। अर्जुन सूर्यवंशी सोच में पड़ गए। वे अभी अभी आए थे और मयूरी नगर को जल्दी समझने के लिए उन्हें वाकई ऐसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत थी। और ये 15 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल महंगे भी नहीं थे। इस महिला की साधना भी कम नहीं थी, स्वर्ण देव स्तर की साधना, जो उसे तारालोक वानशिंग में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाती थी। उन्होंने 15 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल फेंके और फिर उदासीनता से कहा, मुझे अपने मयूरी नगर के सबसे अच्छे रेस्तरां में ले चलो। पीले वस्त्र वाली महिला ने झट से अमर क्रिस्टल पकड़ लिए। उसके चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय के भाव थे। आमतौर पर ग्राहक होने पर भी वे सेवा पूरी होने के बाद ही भुगतान करते थे या केवल कुछ हिस्सा अग्रिम देते थे। अर्जुन सूर्यवंशी जैसा व्यक्ति जिसने पूरा भुगतान अग्रिम में कर दिया, उसके पास अमर क्रिस्टल की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो उनकी अच्छी सेवा करती तो शायद उसे और भी टिप्स मिलते। ये सोचकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सर, मेरा नाम सोनिया है। मयूरी नगर में कई रेस्टोरेंट हैं और उनमें से ज्यादातर का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से 9 फीनिक्स पवेलियन होगा, लेकिन वहां खर्च कम नहीं है। सभी भुगतान उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल से किए जाते हैं। आमतौर पर एक व्यंजन की कीमत दर्जनों उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल होती है और कुछ की तो सैकड़ों या हजारों भी। बोलते ही उसकी आंखों में लालसा झलक रही थी। वो भी ऐसे आलीशान स्थान पर जाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अंदर जाकर देख भी सके, क्योंकि 9 फीनिक्स पवेलियन में आम हॉल में बैठने की जगह नहीं थी। लगभग सभी निजी कमरे थे, जिनमें कम से कम 500 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल खर्च करने पड़ते थे। अर्जुन सूर्यवंशी ने सीधे कहा, चलिए वहां चलते हैं। यह शब्द सुनते ही सोनिया चौंक गई।
कीमत सुनकर भी जाने का साहस दिखाना यह दर्शाता था कि अर्जुन सूर्यवंशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे अवश्य ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिनका कोई खास रुतबा होगा। 374 अलविदा सम्राट वुशी सोनिया ने अर्जुन सूर्यवंशी को जल्दी से 9 फीनिक्स मंडप तक पहुंचाया। यह देखकर कि अर्जुन सूर्यवंशी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, सोनिया ने सम्मानपूर्वक आगे आगे चलना शुरू कर दिया। जल्द ही आसपास के लोगों की आभा और भी शक्तिशाली होती गई। जैसे जैसे वे नगर केंद्र के करीब पहुंचते गए, महत्वपूर्ण व्यक्ति अधिक से अधिक दिखाई देने लगे। यहां तक कि देवस्वामी और देवराज भी हर जगह नजर आ रहे थे। इस नीलाकाश लोक में इस स्तर के साधक अब दुर्लभ नहीं थे। यद्यपि देवस्वामी और देवराज अभी भी शक्तिशाली व्यक्ति थे, वे स्पष्ट रूप से सर्वोच्च स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। वरिष्ठ, ये 9 फीनिक्स मंडप है, सोनिया ने सम्मानपूर्वक आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्जुन सूर्यवंशी ने ऊपर देखा और सामने एक भव्य इमारत देखी जिसके शीर्ष पर 9 फीनिक्स उकेरे गए थे, जिनसे हल्की अग्नि जैसी चमक निकल रही थी। बेशक यह शायद महज एक स्पेशल इफेक्ट था जिसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। अर्जुन सूर्यवंशी ने 9 फीनिक्स पैवेलियन में प्रवेश करने वाले लोगों का भी अवलोकन किया। उनमें से लगभग सभी की साधना शक्ति बहुत प्रबल थी। अर्जुन सूर्यवंशी के 9 फीनिक्स पैवेलियन में प्रवेश करने से पहले ही प्रवेश द्वार पर मौजूद स्वागत करने वाली दासी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर पूछा, माननीय अतिथि, क्या आप भोजन करने आए हैं? हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी की आभा बहुत प्रबल नहीं थी, जिससे उनकी साधना शक्ति का सटीक अनुमान लगाना असंभव था। फिर भी अनुमानतः वो हुनकोर स्वर्णदेव या ग्रैंड यूनिटी स्वर्णदेव ही थी, लेकिन उनके व्यवहार से वे साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे। अर्जुन सूर्यवंशी ने शांत भाव से सिर हिलाया और दासी तुरंत उन्हें अंदर ले गई। सोनिया स्वाभाविक रूप से प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। माननीय अतिथि, आप हमारे 9 फीनिक्स पैवेलियन की स्थिति से परिचित होंगे, है ना? अर्जुन सूर्यवंशी ने सिर हिलाकर कहा। हाँ। दासी के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अर्जुन सूर्यवंशी को पहले कभी नहीं देखा था और 9 फीनिक्स पवेलियन में कीमतें बहुत ज्यादा थी। उसे चिंता थी कि अर्जुन सूर्यवंशी स्पिरिट स्टोन्स का खर्च नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उसने जानबूझकर उससे पूछताछ की। हमारे 9 फीनिक्स पवेलियन में कुल 5 मंजिलें हैं। शुरुआत इस पहली मंजिल पर स्थित निजी कमरे से होती है, जिसके लिए कम से कम 400 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल खर्च करने होंगे। दूसरी मंजिल के लिए 600 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। उसने 9 फीनिक्स पवेलियन की सामान्य स्थिति को दोहराया और फिर अर्जुन सूर्यवंशी को अपनी पसंद चुनने के लिए कहा। इस बार अर्जुन सूर्यवंशी ने सबसे अच्छा विकल्प नहीं चुना, बल्कि पहली मंजिल पर एक निजी कमरा चुना। 9 फीनिक्स पवेलियन का आंतरिक लेआउट गोलाकार था, जिसके ठीक बीच में एक मंच था जहां सुंदर महिलाएं नृत्य करती थी। बस इस पहली मंजिल से नजारा वाकई बहुत अच्छा नहीं था। जल्द ही अर्जुन सूर्यवंशी को एक निजी कमरे में ले जाया गया। उसने बहुत सी चीजें नहीं मंगवाई, केवल कुछ बुनियादी उपभोग की वस्तुएं। इतने वर्षों में उसने हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी ज्यादा इच्छा नहीं थी। अर्जुन सूर्यवंशी साधारण भोजन करना पसंद करते थे। जल्द ही एक एक करके व्यंजन परोसे जाने लगे। अर्जुन सूर्यवंशी एक तरफा मंच से केंद्रीय ऊंचे चबूतरे की ओर देखते हुए भोजन कर रहे थे। हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला उस पर सुंदर नृत्य कर रही थी। हालांकि उनका देखने का कोण आदर्श नहीं था, फिर भी वे कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। 9 फीनिक्स पवेलियन सचमुच अपने नाम के अनुरूप था। नर्तक वास्तव में बहुत ही पेशेवर थे। अर्जुन सूर्यवंशी के बगल में रूही आज्ञाकारी रूप से छोटे छोटे निवाले खा रही थी। जब भी वो अर्जुन सूर्यवंशी के साथ बाहर जाती, वो उनके कहने पर भोजन करती थी। रूही को अर्जुन सूर्यवंशी अपना ही मानते थे, हालांकि उसका आधिकारिक पद नौकरानी का था। थोड़ी देर बाद रूही ने भोजन समाप्त कर लिया। वो उठी, अर्जुन सूर्यवंशी के पास आई, उनके हाथ से कटोरा और चॉपस्टिक ली और अर्जुन सूर्यवंशी के लिए शराब डाली और व्यंजन परोसे। हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी ने उसे ये सब करने के लिए कभी नहीं कहा था, फिर भी रूही अपनी अहमियत साबित करना चाहती थी, न कि अर्जुन सूर्यवंशी के साथ एक बेकार फूलदान बनकर रह जाना। इसके अलावा आखिर वो अर्जुन सूर्यवंशी की दासी थी, इसलिए उसे अपने स्वामी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। समय धीरे धीरे बीतता गया और 9 फीनिक्स मंडप में मधुर संगीत गूंजता रहा। मंच पर नर्तकियों के नृत्य के साथ समय धीरे धीरे बहता चला गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 9 फीनिक्स मंडप इतने लोगों को आकर्षित कर सकता था। यहां तक कि अर्जुन सूर्यवंशी को भी यहां लंबे समय तक रहने का मन कर रहा था। यह वास्तव में बहुत ही सुकून देने वाला था। माननीय अतिथि, यह आपका अंतिम व्यंजन है। इसी क्षण एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी और दासी विशेष रूप से व्यंजन परोसने वाले एक नौकर के साथ बाहर आई। व्यंजन बहुत बड़ा था और उसकी सुगंध हवा में फैल रही थी। अर्जुन सूर्यवंशी के खाने से पहले ही उन्हें पता चल गया था कि यह स्वादिष्ट होगा। जैसे ही व्यंजन मेज पर रखा गया, वो अचानक रुक गए और व्यंजन लाने वाले नौकर को कुछ आश्चर्य से देखने लगे। रुको! जो नौकर तुरंत जाने वाला था, वो रुक गया। उसने थोड़ा सा सिर उठाया और अर्जुन सूर्यवंशी को देखकर उसके चेहरे पर विस्मय का भाव आ गया। यह देखकर दासी को लगा कि नौकर ने अर्जुन सूर्यवंशी का अपमान किया है, इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ी और डांटते हुए बोली, क्या कर रहे हो? ठीक से खाना परोसना भी नहीं आता? अर्जुन सूर्यवंशी ने हाथ हिलाकर कहा, तुम पहले नीचे जाओ। दासी रुक गई। उसकी निगाहें खाना परोसने वाले नौकर और अर्जुन सूर्यवंशी के बीच घूम रही थी। अर्जुन सूर्यवंशी के सामान्य भाव को देखकर वो समझ गई कि कुछ और बात है। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ है, फिर भी वो कमरे से बाहर निकल गई। इस तरह निजी कमरे में केवल 3 लोग रह गए। खाना परोसने वाले नौकर ने एक बेबस कड़वी मुस्कान दिखाई। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसके सामने ब्रह्मलोक के सम्राट वुशी थे। हालांकि उनका वर्तमान रूप ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ने उनके कठोर स्वभाव को नरम कर दिया हो। उनकी आंखों में अभी भी झलकती महत्वाकांक्षा के अलावा
उनका पूरा व्यवहार अपनी पूर्व भव्यता खो चुका था। लेकिन यही वास्तविकता थी। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के संरक्षण के बिना अमरलोक में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। उनकी वर्तमान साधना भी अंतिम चरण के हुनकोर स्वर्णदेव स्तर पर थी, जो बहुत कमजोर नहीं थी। आपकी साधना बुरी नहीं है, आपको यहां खाना परोसने की नौबत तक तो नहीं आनी चाहिए थी, है ना? इस नीलाकाश लोक में हुनकोर स्वर्णदेव भले ही बहुत शक्तिशाली न हो, लेकिन कम से कम समाज के सबसे निचले पायदान पर तो नहीं होते। खाना परोसने से तो बेहतर होता कि कोई गुंडागर्दी करने को मिल जाए। ये कहते हुए सम्राट वुशी का चेहरा और भी असहाय हो गया। इसके पीछे मेरे अपने कारण हैं। सच कहूं तो मैं अनिच्छा से यहां रुका हूं। अनिच्छा से? अर्जुन सूर्यवंशी तुरंत भौहें चढ़ा बैठे। सम्राट वुशी आखिर ब्रह्मलोक से थे। अगर उन्हें सचमुच किसी से खतरा होता तो अर्जुन सूर्यवंशी उनकी मदद करने में कोई संकोच नहीं करते। सम्राट वुशी ने पूरी कहानी बताते हुए अपनी बात जारी रखी। शुरुआत में मैं अमरलोक के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण ले रहा था। फिर एक संयोगवश मेरी मुलाकात इस 9 फीनिक्स मंडप के पीछे वाली युवती से हुई। उस दौरान कुछ उतार चढ़ाव आए। जब अर्जुन सूर्यवंशी ने सुनना समाप्त किया तो उनका चेहरा तुरंत अजीब हो गया। उन्हें अविश्वास का भाव भी हुआ। उन्होंने पहले सोचा था कि सम्राट वुशी को यहां कैद किया गया है। हालांकि यह कुछ हद तक समान था, लेकिन अंतर स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था। संक्षेप में, सम्राट वुशी इस 9 फीनिक्स मंडप के पीछे वाली युवती पर मोहित हो गए थे। वो सम्राट वुशी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो अनिच्छुक थे। यहां तक कि कई बार चुपके से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन उस समय उनकी साधना का स्तर कम होने के कारण वो कैसे भाग सकते थे। इसलिए युवती क्रोधित हो गई और उसने सीधे सम्राट वुशी को कैद कर लिया। अर्जुन सूर्यवंशी के कुछ अजीब से चेहरे को देखकर सम्राट वुशी भी थोड़ा शर्मिंदा हो गए। ये मामला वाकई थोड़ा अटता था। कितना विचित्र! अर्जुन सूर्यवंशी ने पूछे बिना नहीं रह सके, क्या आप उस पर मोहित नहीं है, या वो बेहद बदसूरत है? वुशी के वर्णन के अनुसार वह महिला उसे बहुत पसंद करती प्रतीत होती थी। वुशी के मान जाने पर वो तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति से बच सकता था। 375। मेघना वुशी ने तुरंत हाथ हिलाकर इशारा किया कि ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन सूर्यवंशी का चेहरा और भी अजीब हो गया। जब एक सुंदर धनी युवती उसे पसंद करने लगी तो भला उसे क्या आपत्ति थी? क्या दूसरी ओर वो मोम टपकाना या स्टील वूल का इस्तेमाल करना चाहती थी? अन्यथा वो इतना डरा हुआ क्यों था? बेशक उसने ये सब मन ही मन सोचा। वुशी के दूसरी ओर जाने से इनकार करने के पीछे जरूर कुछ और कारण होंगे। वुशी ने सिर हिलाया और आह भरी। वो बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी पहचान में बहुत अंतर है। उसके पिता ने तो मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं उसके पास आने से पहले मजबूत होने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो बस वुशी ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत कुछ कहना हो। ओ! अर्जुन सूर्यवंशी ने तुरंत समझदारी का भाव दिखाया। दरअसल ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण था। अब उन्हें समझ आ गया था। वुशी बस किसी के आश्रित बनकर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो दूसरे पक्ष के साथ रहने को तैयार नहीं था। आखिर वो एक पुरुष था और उसका अपना स्वाभिमान था। वो अपनी स्त्री द्वारा संरक्षित होना स्वीकार नहीं कर सकता था। धड़ाम! अचानक निजी कक्ष का दरवाजा जोर से खुला और नीले रंग के वस्त्रों में एक सुंदर महिला अंदर आई। उसका चेहरा किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदर था। उसकी सुंदरता पहले से ही बहुत अच्छी थी। पूरे अमरलोक में भी उसे सुंदरी माना जा सकता था। उसने चिंता से भरे चेहरे से सम्राट वुशी को देखा और उन्हें ठीक देखकर आखिरकार राहत की सांस ली। इस अतिथि ने, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने आपको कहां नाराज किया है। ये युवती 9 फीनिक्स मंडप की मेघना है। यदि कोई गलती हुई है तो ये युवती उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगेगी। मेघना, ये नाम मयूरिंगर में सभी जानते थे। 9 फीनिक्स मंडप की युवती। हालांकि 9 फीनिक्स पवेलियन सिर्फ एक रेस्तरां था, लेकिन इसके पीछे का व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। एक अर्ध देव सम्राट। मेघना एक अर्ध देव सम्राट की पुत्री थी, इसलिए उसका रुतबा स्वाभाविक रूप से ऊंचा था। हालांकि चूंकि वे व्यापार कर रहे थे, मेघना ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की और अर्जुन सूर्यवंशी से माफी मांगी। अर्जुन सूर्यवंशी को मेघना के सीधे अंदर आने की इस असभ्य हरकत से कोई आपत्ति नहीं हुई। वे बस मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, वुशी और मैं पुराने दोस्त हैं, बस हालचाल पूछ रहे हैं। मेघना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराई। तो ऐसा लगता है कि मैं असभ्य थी, लेकिन वो तो बस खाना परोसने वाला है और उसके अपने काम है। अर्जुन सूर्यवंशी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वुशी भी अर्जुन सूर्यवंशी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी एक अमर पुनर्जन्म होने के नाते निम्न लोक में अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन ये अमर लोक था जहां असंख्य शक्तिशाली साधक, गुप्त ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ मौजूद थे। इसके अलावा मेघना कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। यदि उन्हें नाराज कर दिया जाता तो परिणाम अच्छा नहीं होता। वुशी ने अर्जुन सूर्यवंशी के सामने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ, तो मैं पहले चलता हूं। इतना कहकर वो मुड़ा और निजी कक्ष से बाहर चला गया। मेघना ने भी अर्जुन सूर्यवंशी को देखकर मुस्कुराया और जाने की तैयारी करने लगी। तभी अर्जुन सूर्यवंशी की आवाज सुनाई दी, वुशी कोई पालतू जानवर नहीं है, वो एक पक्षी है जो आकाश और पृथ्वी पर विचरण करता है। उसे पिंजरे में रखना व्यर्थ है, वह भी यहां से जाना चाहता है। मुझे लगता है कि आपको यह समझना चाहिए, प्रेम अच्छा है, लेकिन इस प्रकार का प्रेम कुछ ज्यादा ही गहरा था और अर्जुन सूर्यवंशी इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते थे। मेघना की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने अपना सिर घुमाते हुए कहा, आप मेहमान हैं और ये युवती आपको थोड़ी इज्जत दे रही है, लेकिन ये मेरा पारिवारिक मामला है, इसलिए बाहरी लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, है ना? उसकी आंखों में हल्की सी ठंडक आ गई, क्योंकि उसने साफ तौर पर सुना था कि वुशी ने अर्जुन सूर्यवंशी को सब कुछ बता दिया था। और मुझे उम्मीद है कि मेहमान अपनी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, वरना इसके परिणाम आपके अपने जोखिम पर होंगे। उसकी राय में
वुशी उस समय तो बस एक छोटा सा व्यक्ति था। उसका एक पुराना परिचित कितना शक्तिशाली हो सकता है। मेघना के बोलने के बाद उसने अपनी देवराज साधना की अंतिम अवस्था को थोड़ा कम किया। तुरंत ही पूरे कमरे में एक भयानक दबाव छा गया। अर्जुन सूर्यवंशी शांत और संयमित रहे। उनकी आवाज शांत थी। मैं कुछ समय के लिए मयूरिनगर में रहूंगा। आपको इस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। जब मैं जाऊंगा, अगर वुशी खाली नहीं हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। उन्होंने ये बात बिना किसी बहस की गुंजाइश के निर्विवाद अधिकार के साथ कही। ये सुनकर मेघना को अचानक लगा जैसे कोई गुस्से में उसका मजाक उड़ा रहा हो। पूरे मयूरी नगर में किसने उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत की और किसके पास ये योग्यता थी? 9 फीनिक्स पवेलियन में एक अर्ध देव सम्राट है, तो भला कौन किसी को जबरदस्ती यहां से ले जा सकता है? क्या तुम्हें ऐसी बातें कहकर खुद को मूर्ख साबित करने का डर नहीं लगता? मेरा 9 फीनिक्स पवेलियन कैसी जगह है? क्या ये कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी आवारागर्दी कर सकता है? मैंने तुम्हें थोड़ी इज्जत दी है, क्या तुम सच में खुद को कोई महत्वपूर्ण समझते हो? साफ तौर पर मेघना थोड़ी गुस्से में थी और उसकी ऊर्जा भी सीधे बाहर निकल रही थी, जो बेहद भयानक थी। घमंडी रूही आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। उसके शरीर पर दबाव सीधे फूट पड़ा। उसकी अपार शक्ति बेहद भयानक थी। पूरे निजी कक्ष में बना अलगाव कवच मानो बिखर रहा था, किसी भी क्षण ढह सकता था। रूही की इस आभा को देखकर मेघना कांप उठी। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। ये कैसे संभव है? तुम तो देव पूज्या हो। वो भली भांति जानती थी कि देव पूजा का दासी होना कितना भयानक होता है। इससे कम से कम ये तो स्पष्ट था कि अर्जुन सूर्यवंशी निश्चित रूप से अर्ध देव सम्राट या सत्यदेव सम्राट थे। कम से कम उनके पीछे एक देव सम्राट तो था ही, अन्यथा देव पूजा का दासी होना असंभव था। यद्यपि रूही केवल अर्जुन सूर्यवंशी की दासी थी, मेघ पर्वत पर इतने वर्षों तक भरपूर भोजन और पेय तथा असीमित संसाधनों के कारण और साथ ही उसके शरीर के अराजक रूप में विकसित होने के कारण उसकी साधना स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। रूही का स्वर कुछ क्रोधित था जब उसने कहा, एक मामूली देवराज मेरे स्वामी पर टिप्पणी करने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर पर फिर से एक अत्यंत भयानक दबाव उत्पन्न हुआ और मेघना इस दबाव के कारण सीधे जमीन पर घुटने टेकने ही वाली थी। मेघना जैसे ही जमीन पर घुटने टेकने वाली थी, अचानक उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। उस पर मंडरा रहा अत्यधिक दबाव पल भर में गायब हो गया। मेरी ये सहेली, मेरी छोटी मालकिन ने आपको बहुत नाराज किया है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। एक कोमल आवाज सुनाई दी, जिससे कमरे का वातावरण भी शांत हो गया। हालांकि उसकी आवाज कोमल थी, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। अर्जुन सूर्यवंशी की साधना केवल हुनकोर स्वर्णदेव स्तर पर थी, जिसका अर्थ दो संभावनाएं थी। या तो यही उसकी वास्तविक साधना थी, या फिर दूसरे पक्ष की साधना अत्यंत भयावह थी, इतनी कि वो स्वयं, जो एक अर्ध देव सम्राट साधक है, भी उसे भेद नहीं पा रहा था। लेकिन चाहे जो भी हो, एक देव पूज्या को दासी के रूप में रखना इस बात का प्रमाण था कि दूसरे पक्ष का अतीत अत्यंत भयावह था। अर्जुन सूर्यवंशी ने बस थोड़ा सा ऊपर देखा, सामने वाले पर एक नजर डाली और फिर बेपरवाही से कहा, अर्ध देव सम्राट चतुर्थ श्रेणी, आपकी साधना बुरी नहीं है। अगर इस छोटी लड़की का तुरुप का पत्ता आप ही है तो शायद ये थोड़ा कम पड़ जाए। ये शब्द सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी साधना को इतनी आसानी से भांप लेना इस बात का संकेत था कि सामने वाला उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। कम से कम एक देव सम्राट तो जरूर था। मेघना भी इस क्षण चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलती की है, इसलिए वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और प्रणाम किया। युवती जी, मैंने एक पल के लिए लापरवाही से कुछ कह दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन सूर्यवंशी को और कुछ कहने की जरूरत नहीं लगी। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, बस इतना ही काफी है। मेरी बात याद रखना। अर्जुन सूर्यवंशी की आवाज शांत थी और अब उन्हें 9 फीनिक्स मंडप में रुकने की इच्छा नहीं थी। वे मुड़े और निजी कक्ष से चले गए। 376 देव सम्राट की संपत्ति। मेघना के चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। उसने अपना सिर घुमाकर कहा, वरिष्ठ, हाओगे की साधना का स्तर कम है, उसे इस संसार के खतरों का ज्ञान नहीं है। अगर उसे मेरी सुरक्षा नहीं मिली तो देर सवेर उसका कुछ न कुछ हो जाएगा। वो अर्जुन सूर्यवंशी को बताना चाहती थी कि उसने जो कुछ भी किया वह दया भाव से किया था, न कि वास्तव में वुशी को कैद करने की इच्छा से। जहां तक वुशी को हाओगे कहने की बात है, यह स्वाभाविक रूप से वुशी का असली नाम था, लेकिन अधिकतर लोग उसे उसकी उपाधि से ही पुकारते थे, इसलिए बहुत कम लोग वुशी का असली नाम जानते थे। यहां तक कि अर्जुन सूर्यवंशी भी नहीं जानते थे। मेघना के जानने से यह भी पता चलता है कि वुशी को उससे कुछ स्नेह था। अर्जुन सूर्यवंशी कुछ देर रुके, फिर मुड़कर देखा। मेघना के चेहरे पर हठधर्मिता थी। स्पष्ट रूप से वो अब भी वुशी को जाने नहीं देना चाहती थी। तुम गलत हो, अर्जुन सूर्यवंशी ने गंभीर भाव से शांत स्वर में कहा। बिना हवा और बारिश का अनुभव किए इंद्रधनुष कैसे देखा जा सकता है? जब वुशी नश्वर लोक में थे तो उन्होंने साधारण शुरुआत से उठकर एक साधारण व्यक्ति से सर्वकालिक देव सम्राट का पद प्राप्त किया। यद्यपि अमर लोक में देव सम्राट जैसे शक्तिशाली लोग आम हैं, लेकिन नश्वर लोक में आपको यह जानना चाहिए कि एक नश्वर शरीर से धीरे धीरे उस लोक तक पहुंचने का सफर कितना कठिन होता है। वुशी में देव सम्राट बनने की क्षमता है, आप उन्हें सीमित नहीं कर सकते। इतना कहकर अर्जुन सूर्यवंशी ने मेघना से और अधिक व्यर्थ की बातें करना बंद कर दिया और जाने के लिए मुड़ गए। मेघना कुछ स्तब्ध रह गई और एक पल के लिए समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसका मूल उद्देश्य वास्तव में देव सम्राट वुशी के लिए चिंता करना और आशा करना था कि वे 9 फीनिक्स मंडप की सेवा करेंगे, लेकिन वे अनिच्छुक थे, इसलिए उसे इस हताश उपाय का सहारा लेना पड़ा। हालांकि आज अर्जुन सूर्यवंशी के शब्दों ने मेघना को असमंजस में डाल दिया। उसके बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। एक देव सम्राट की क्षमता, इतना उच्च मूल्यांकन। वो वास्तव में वुशी को लंबे समय से जानता था और यह भी जानता था कि मेघना उसे पसंद करती है, लेकिन उसने वुशी को कभी गंभीरता से नहीं लिया था।
लेकिन आज अर्जुन सूर्यवंशी के शब्दों ने उसे वुशी की ओर थोड़ा ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। यह तो स्वाभाविक था कि यह व्यक्ति कम से कम एक देव सम्राट के पद पर था। एक देव सम्राट से इतना उच्च मूल्यांकन पाने वाला व्यक्ति कमजोर कैसे हो सकता है? फिर उसने जमीन पर बैठी मेघना की ओर देखा, जो कुछ निराश थी। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, बिना हवाबार का सामना किए वो लड़का बड़ा नहीं होगा। चूंकि इस वरिष्ठ का मूल्यांकन इतना उच्च है, तो एक पिता के रूप में मैं उसे एक मौका देने को तैयार हूं। आप उसे जाने दीजिए। अगर वो भविष्य में सचमुच कुछ हासिल करता है तो मैं आपकी बात मान लूंगी। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। मेघना अभी भी कुछ स्तब्ध थी। उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब उसने वुशी के उसे छोड़कर जाने के बारे में सोचा तो उसका दिल अजीब तरह से बेचैन हो गया। अनिच्छा, उदासी, ये एक अवर्णनीय भावना थी, लेकिन वो बस हमेशा के लिए वुशी के साथ रहना चाहती थी। वास्तव में मेघना ये भी जानती थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी वो खुद को रोक नहीं पाती थी। उसे वुशी की चिंता थी और वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। हाय, मेघना ने लाचारी से आह भरी। हालांकि उसका दिल अनिच्छा से भरा था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। अगर वुशी बड़ा नहीं हुआ तो उसके पिता उनके साथ रहने के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए उनके भविष्य में भी कई बाधाएं होंगी। उठकर मेघना दृढ़ भाव से कमरे से बाहर निकल गई, मानो उसने कोई संकल्प ले लिया हो। दूसरी ओर अर्जुन सूर्यवंशी 9 फीनिक्स मंडप से बाहर निकले और आकाश में अंधेरा छा गया था, लेकिन साधकों के लिए दिन और रात में लगभग कोई अंतर नहीं था। नश्वर लोक में नवजात आत्मा कोर गठन के साधक भी अंधेरी रात में दिन के उजाले की तरह देख सकते थे। इसलिए मयूरी नगर अभी भी बेहद जीवंत था। लोग आ जा रहे थे। दिन के उजाले से कोई फर्क नहीं था। अर्जुन सूर्यवंशी के बाहर जाने के बाद उन्हें सोनिया दिखाई नहीं दी और वे थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। क्या वो अमर क्रिस्टल लेकर भाग गई? ऐसी संभावना तो थी, क्योंकि अर्जुन सूर्यवंशी ने पहले ही उसे सारे अमर क्रिस्टल दे दिए थे और उनका उनके साथ चले जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी ने चारों ओर देखा तो उन्हें सोनिया फिर से दिखाई दी। वो इस समय एक कोने में थी। उसके सामने 2 लोग खड़े थे। उनके चेहरे ठंडे थे, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि वे कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। दूसरी ओर सोनिया के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, जिसमें थोड़ी निराशा भी झलक रही थी। वरिष्ठ, क्या आप मुझे थोड़ा और समय नहीं दे सकते? सोनिया ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। हालांकि उसके सामने खड़े दोनों लोग बेहद उदासीन रहे और ठंडे लहजे में बोले, हमने तुम्हें कितना समय दिया था? पूरे 6 महीने। और इन 6 महीनों में तुमने कितना चुकाया? तुम्हारे पिता पर 150,000 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल का कर्ज है और तुमने सिर्फ 1000 चुकाया है। क्या तुम हमें बंदर समझ रही हो? सोनिया को तुरंत बहुत गुस्सा आया। उन पर अमर क्रिस्टल का कर्ज है, मैं क्यों चुकाऊं? उसके पिता ने बचपन से ही उसकी परवाह नहीं की थी और उन्हें लोगों के साथ जुआ खेलने का शौक था। हालांकि वे पिता पुत्री थे, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। मयूरी नगर में वालिया परिवार मुख्य रूप से कुछ अवैध धंधे चलाता था, जैसे कि कैसीनो, भूमिगत अखाड़े आदि। कुछ साल पहले वालिया परिवार अचानक उनके दरवाजे पर आया और कहा कि उसके पिता पर 150,000 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल का कर्ज है, जिसे वे चुका नहीं सकते, और फिर भाग गए। लेकिन भागते समय वालिया परिवार ने उन्हें मार डाला। इसलिए उन्होंने जबरन ये कर्ज सोनिया पर डाल दिया। शक्ति में भारी अंतर के कारण सोनिया के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और वो केवल निष्क्रिय रूप से इसका प्रतिफल दे सकती थी। लेकिन सोनिया कमजोर थी। वो उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल कैसे प्राप्त कर सकती थी? दोनों में से प्रमुख अधेड़ व्यक्ति ने कठोर भाव से कहा, मैं इन मामलों पर तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के लिए यहां नहीं हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। सभी अमर क्रिस्टल लौटाने के लिए 10 दिन का समय है, अन्यथा सुगंधित फीनिक्स मंडप जाने के लिए तैयार रहो। सुगंधित फीनिक्स मंडप। यह सुनकर सोनिया का चेहरा तुरंत बदल गया और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। वो जगह किसी भी स्त्री के लिए दुस्वप्न कही जा सकती है। एक बार वहां प्रवेश करने के बाद वो वस्तुतः किसी पुरुष की खिलौना बन जाती है। पहले मयूरिंगर में कई अफवाहें फैली थी कि वालिया परिवार ने कुछ महिलाओं को बाहर से पकड़कर सुगंधित फीनिक्स मंडप में बेच दिया था। इस मामले ने काफी हलचल मचाई थी, लेकिन वालिया परिवार की अपार शक्ति के कारण कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका और अंततः मामला शांत हो गया। सोनिया को अच्छी तरह पता था कि दूसरा पक्ष अपने वादे पर खरा उतरेगा। अगर वो 10 दिनों के भीतर सारे अमर क्रिस्टल नहीं चुका पाई तो उसका अंतिम भाग्य निश्चित रूप से सुगंधित फीनिक्स मंडप में ही बीतेगा। लेकिन वो 10 दिनों के भीतर 150,000 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल कैसे जुटा पाएगी? सोनिया निराशा से घिर गई। दोनों पुरुषों ने उसका उपहास उड़ाया। हालांकि सोनिया बहुत कमजोर और दयनीय दिख रही थी, फिर भी उनमें कोई दया नहीं थी और वे पहले की तरह ही ठंडे और उदासीन बने रहे। अंततः सोनिया ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। सच कहूं तो उसने कुछ हद तक हार मान ली थी। वालिया परिवार शक्तिशाली था और उसके बचने की लगभग कोई संभावना नहीं थी और वो कर्ज भी नहीं चुका सकती थी। इसलिए ये एक अंत था। सोनिया का दिल राख जैसा हो गया था और उसके मन में मरने के विचार आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। आत्महत्या करना हर किसी का साहस नहीं होता। सुगंधित फीनिक्स मंडप में कई महिलाओं को वालिया परिवार द्वारा विवश किया गया था, लेकिन अंततः कितनी महिलाओं ने मृत्यु को चुना? वे सभी अमर क्षेत्र की साधिकाएं थी। भले ही वे पुरुषों के साथ मौज मस्ती करती और उनके द्वारा अपमानित होती, ये केवल उनका भौतिक शरीर ही होता। इसके बाद वे सीधे एक नया भौतिक शरीर प्राप्त कर सकती थी। लेकिन सोनिया को यह स्वीकार करना कठिन लगा और उसने सचमुच मृत्यु को गले लगाने का विचार किया। 377, सो जाओ। दोनों ने उसे फिर से चेतावनी दी और मुड़कर चले गए। सोनिया काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे धीरे अपनी स्तब्धता से उभरी। वो 9 फीनिक्स मंडप की ओर चल पड़ी। 10 दिनों में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसने अर्जुन सूर्यवंशी को अपना मार्गदर्शक बनने का वादा किया था
इसलिए वो बीच में हार नहीं मानेगी। जैसे ही वो 9 फीनिक्स मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंची, सोनिया ने ऊपर देखा और अर्जुन सूर्यवंशी को किसी अज्ञात स्थान पर प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसे देखते हुए पाया। सोनिया ने झट से प्रतिक्रिया दी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए आगे बढ़ी और बोली, सर, आप जा सकते हैं। आप और कहाँ जाना चाहेंगे? मैं तो आपको कहीं भी ले जा सकती हूँ। हालांकि वो अर्जुन सूर्यवंशी के सामने बेहद परेशान थी, फिर भी उसने अपनी पेशेवर छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश की और अपनी भावनाओं को उन पर हावी नहीं होने दिया। अर्जुन सूर्यवंशी कुछ नहीं बोले, बस उन्हें गहरी नजरों से देखते रहे और शांत भाव से बोले, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे आराम करने के लिए किसी जगह ले चलिए। सोनिया ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए कुछ बेहतर ठहरने के विकल्पों के बारे में बताया। दरअसल 9 फीनिक्स पवेलियन भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि उसकी कीमत काफी ज्यादा थी और अर्जुन सूर्यवंशी ने उसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए सोनिया ने भी 9 फीनिक्स पवेलियन का नाम नहीं लिया। जल्द ही उन्हें 9 फीनिक्स पवेलियन से 2 गलियां दूर एक साधारण सा सराय मिल गया। हालांकि ये 9 फीनिक्स पवेलियन जितना आलीशान नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। सोनिया स्वाभाविक रूप से अर्जुन सूर्यवंशी के साथ नहीं रुकी। उसने बाहर ही एक जगह ढूंढ ली और सीधे एक गली में बैठकर अपना दिन बिताया। हालांकि ये जगह 9 फीनिक्स पवेलियन से काफी सस्ती थी, फिर भी ये ऐसी जगह नहीं थी जहां वो आराम से रह सके। अर्जुन सूर्यवंशी ने सिर घुमाकर सोनिया को ध्यान से देखा और फिर अपने कमरे में लौट गए। उसकी स्थिति के बारे में अर्जुन सूर्यवंशी को वास्तव में दखल देने की कोई खास इच्छा नहीं थी। इस दुनिया में बहुत सी परेशान करने वाली चीजें हैं और वो सब कुछ हल नहीं कर सकते। सब कुछ अपने आप होने दो। अर्जुन सूर्यवंशी बहुत सी चीजों को लेकर सख्त नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कोई काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, नहीं, ऐसा था कि उसे करना ही था। कमरे में लौटकर रूही खुद बिस्तर तक गई और फिर अपनी कमरबंद खोलने लगी। अंत में केवल उसके भीतरी कपड़े ही बचे थे और फिर वो रजाई में घुस गई। बिस्तर को गर्म करना यही एक नौकरानी का कर्तव्य होता है। जाहिर है अर्जुन सूर्यवंशी के पास आज रात करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने स्वामी की सेवा करनी ही थी। अर्जुन सूर्यवंशी खिड़की के पास गए और बाहर टिमटिमाती रोशनी को देखने लगे, जिससे पूरा मयूरी नगर दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा था। अद्वितीय देव सम्राट को यहां देखकर वे काफी आश्चर्यचकित हुए। दूसरे पक्ष में निम्न लोक में अपार क्षमता थी। पहले 9 फीनिक्स मंडप में कहा गया था कि अद्वितीय देव सम्राट में देव सम्राट बनने की क्षमता है, और यह बात सच भी थी। चूंकि अर्जुन सूर्यवंशी ने उनकी स्थिति का अवलोकन किया था, इसलिए कर्मों का उतार चढ़ाव बहुत प्रबल था, जिससे देव सम्राट के रूप में उनका भविष्य लगभग निश्चित हो गया था। हल्की हंसी के साथ अर्जुन सूर्यवंशी ने अपने विचारों को रोक लिया और इस विषय पर विचार करना बंद कर दिया और रूही की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि रूही पलके झपका रही थी, उन्हें निश्चिंत होकर घूर रही थी और बेहद प्यारी लग रही थी। रूही का अंदाज हमेशा से ऐसा ही था, एक प्यारी लोली जैसी शैली की ओर झुकाव। बेशक ये सिर्फ एक शैली थी। हालांकि रूही का कद छोटा था, फिर भी वो पूरी तरह से सुडौल थी। उसकी कमर का आकार सुडौल था और उसमें स्वर्ण अनुपात का ध्यान रखा गया था। बस कुछ हिस्से उतने बड़े नहीं थे। अर्जुन सूर्यवंशी पलंग के पास गए और जैसे ही लेट गए, रूही तुरंत उनकी बाहों में झुक गई। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी और वो बोली, मालिक, क्या रूही को आज रात आपकी सेवा करनी है? ये कहते हुए उसने अर्जुन सूर्यवंशी को ध्यान से देखा। सच तो यह था कि वो अर्जुन सूर्यवंशी के साथ एक ही कमरे में रहने से बहुत खुश थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आमतौर पर आधी अगरबत्ती के बाद ही स्थिति उलटने लगती थी। अर्जुन सूर्यवंशी की शक्ति बहुत प्रबल थी। हर बार जब वो उत्तेजित होती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। हालांकि उसकी कोमल और नाजुक सूरत ही अर्जुन सूर्यवंशी के अंदर की कामुकता को भड़का रही थी, जिससे उन्हें उसे छेड़ने की तीव्र इच्छा हो रही थी। अपनी बाहों में रूही के कोमल शरीर को महसूस करते हुए अर्जुन सूर्यवंशी को कोई जल्दी नहीं थी। रजाई के नीचे उनका हाथ धीरे से रूही के छोटे से पैर को पकड़कर उससे खेलने लगा। क्या तुम आज रात मेरी सेवा करना चाहती हो? अर्जुन सूर्यवंशी के शब्दों ने रूही को झकझोर दिया। वो जानती थी कि आज रात वो बच नहीं सकती। उसने अपने लाल होठों को हल्के से दबाया और अर्जुन सूर्यवंशी को कुछ नाराजगी भरे भाव से देखा। उसकी आंखों में विनती साफ झलक रही थी, लेकिन यही भाव था जिसने अर्जुन सूर्यवंशी के भीतर की शैतानी आग को फिर से भड़का दिया। वो अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अगर दया की भीख मांगनी है तो कम से कम अपना तरीका तो बदल लो। ये तरीका दया की भीख मांगना नहीं था, ये तो सरासर प्रलोभन था, है ना? पुराने नियमों पर ही चलते हैं। अर्जुन सूर्यवंशी के बोलने के बाद रूही ने मुंह बनाया और अर्जुन सूर्यवंशी को नाराजगी भरी नजर से देखा, फिर अपना शरीर घुमाया और उसका सिर अर्जुन सूर्यवंशी के निचले हिस्से की ओर झुक गया। जल्द ही कमरे से आवाजें आने लगी, लेकिन अलगाव के कारण वे बाहर नहीं फैली। अगली सुबह रूही बिस्तर पर लेटी थी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसकी गुलाबी जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई थी। उसका पूरा चेहरा कुछ स्तब्ध सा लग रहा था। दर्द और सुख की दो बेहद परस्पर विरोधी भावनाओं ने उसके दिमाग को कुछ हद तक सुन कर दिया था, जिससे वो लंबे समय तक उबर नहीं पा रही थी। अर्जुन सूर्यवंशी के साथ हर पल रूही को डर भी लगता था और प्यार भी। काफी देर बाद रूही धीरे धीरे संभली। उसने अपने शरीर को धीरे से हिलाया और एक बार फिर अर्जुन सूर्यवंशी की बाहों में लौट आई। उसे अर्जुन सूर्यवंशी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। अगर वो उसे फिर से छेड़ते तो भी रूही उनकी छेड़ सहने को तैयार थी। अर्जुन सूर्यवंशी ने अपनी आंखें खोली और अपनी बाहों में समाई उस खूबसूरत लड़की को देखा। इस बार उन्होंने छेड़ना जारी नहीं रखा और दोनों बस गले मिलकर आराम करने लगे। छेड़ने की भी एक सीमा होती है। पिछली रात रूही की सहन शक्ति अपनी सीमा पार कर चुकी थी। बस इतना ही काफी था। अर्जुन सूर्यवंशी ने धीरे से रूही के सिर पर हाथ फेरा और थोड़ी देर बाद वो सो गई।
साधकों के लिए स्वाभाविक रूप से सोना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। शायद पिछली रात बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से रूही सचमुच बहुत थकी हुई थी और अर्जुन सूर्यवंशी के आरामदायक आलिंगन में डूबकर वो सो गई। उसकी नींद काफी देर तक चली। अगले दिन दोपहर तक रूही नींद से जाग उठी। उसकी आंखों में अभी भी थकान के भाव थे। उसने अर्जुन सूर्यवंशी को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा सुकून और खुशी से भरा हुआ था। अगले दिन भी ऐसे ही बीते। अर्जुन सूर्यवंशी कभी कभी शहर में टहलने निकल जाते या सराय में रूही का हालचाल पूछते। सोनिया भी बहुत समर्पित थी। वो लगभग हर उस जगह को जानती थी जहां अर्जुन सूर्यवंशी जाना चाहते थे और उसके मार्गदर्शन से अर्जुन सूर्यवंशी पर हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता था। इस दौरान अर्जुन सूर्यवंशी को यह भी एहसास हुआ कि यह लड़की सचमुच सीधी सादी, लगभग जिद्दी थी। आज उनके काम खत्म होने के बाद कुछ देर सोच विचार करने के बाद सोनिया आगे बढ़ी और अर्जुन सूर्यवंशी से क्षमा मांगते हुए बोली, महोदय, मुझे बाद में कुछ काम आ सकता है और मैं अब आपका मार्गदर्शक नहीं रह पाऊंगी। हमने 1 महीने के लिए समझौता किया था, लेकिन मैंने आपको केवल 9 दिन ही मार्गदर्शन दिया है। ये 10 अमर क्रिस्टल है जो मैं आपको लौटा रही हूं। 378 बर्ड टावर। अर्जुन सूर्यवंशी ने सोनिया के गंभीर चेहरे को देखा और वे भी थोड़े अचंभित रह गए। क्या वो इतनी सीधी सादी है? वे जानते थे कि सोनिया इस समय किस दुविधा में है, लेकिन अहम बात यह थी कि ऐसे समय में भी वो उनकी मार्गदर्शक बनना चाहती थी, जिस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि सोनिया आज्ञाकारी होकर अमर क्रिस्टल उन्हें लौटा देंगी। मयूरी नगर इतना बड़ा है, उसके भाग जाने के बाद क्या उन्हें कुछ अमर क्रिस्टलों के लिए उसकी परेशानी का समाधान ढूंढने जाना पड़ेगा? सोनिया की सीधी सादी और सच्ची बात नहीं अर्जुन सूर्यवंशी के हृदय में थोड़ी दया जगा दी। ये लड़की सचमुच बहुत दयनीय थी। ऐसे पिता की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी और अंत में उसे उसकी सारी गड़बड़ियां ठीक करने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ा। अर्जुन सूर्यवंशी ने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने बस उदासीनता से कहा, चूंकि इस पर सहमति हो चुकी है तो इसे ठीक से करना ही होगा। सोनिया का चेहरा सख्त हो गया। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसके बगल में खड़ी रूही तुरंत समझ गई और सहयोग करते हुए बोली, सुश्री सोनिया। उसकी आवाज थोड़ी कठोर थी और उसी समय उसके शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा निकली, जिससे सोनिया को तुरंत दिल की धड़कन तेज होने का एहसास हुआ। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन सूर्यवंशी के बगल में खड़ी छोटी नौकरानी में इतनी जबरदस्त शक्ति है। उसकी ऊर्जा का एक अंश भी उसे पहाड़ के सामने चींटी जैसा महसूस करा रहा था। तुच्छ, असहाय, रूही ने कुछ ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्वामी को तुम अपनी मर्जी से हल्के में ले सकती हो? सोनिया का चेहरा तुरंत बदल गया। पिछले कुछ दिनों के संपर्क से उसे लगा था कि अर्जुन सूर्यवंशी और रूही के साथ सहजता से रहना आसान है, लेकिन रूही के साथ अब जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। इसके अलावा उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिन 2 लोगों की वो मेजबानी कर रही थी उनमें इतनी असाधारण शक्ति होगी। रूही के शरीर से निकलने वाली ची ऊर्जा कम से कम देवराज या उससे ऊपर के स्तर की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी अपनी शक्ति इतनी कम थी कि वो दूसरे व्यक्ति के वास्तविक स्तर को नहीं पहचान पा रही थी। इस क्षण उसे समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर वो अब चली जाती तो शायद वो अर्जुन सूर्यवंशी को नाराज कर देती और फिर वो उसे मार भी सकता था। हालांकि मयूरी नगर अन्य स्थानों की तुलना में थोड़ा अधिक शांतिपूर्ण था, लेकिन नगर प्रमुख के महल का शहर पर अधिकार क्षेत्र बहुत ढीला था। मूल रूप से जब तक आप पहरेदारों की नजर में नहीं आते वे हस्तक्षेप नहीं करते थे और वे केवल कमजोर साधकों को ही संभालते थे। जिनके पास थोड़ा अनुभव था या जो शक्तिशाली साधक थे उनके लिए वे आमतौर पर अनदेखा करने का नाटक करते थे। आखिरकार अमरलोक में तो मुख्य रूप से योग्यतम की उत्तरजीविता का ही सिद्धांत लागू होता था। सोनिया के चेहरे पर थोड़ी बेबसी झलक रही थी। इस समय जाने का उसका कारण यह भी था कि वो अर्जुन सूर्यवंशी और रूही को अपनी दुर्दशा नहीं दिखाना चाहती थी, ताकि वो अपनी बची खुची गरिमा को बचा सके। इसके अलावा उसने ये भी सोच लिया था कि वो आज शाम भागने की कोशिश करेगी। चूंकि अंत में उसे जियांगफेंग टावर ले जाया ही जाना था, तो थोड़ी कोशिश करने में क्या हर्ज था? क्या पता संयोग से वो भागने में सफल हो जाए? सोनिया को यह भी लग रहा था कि वालिया परिवार शायद उसे बचाने के लिए खास तौर पर किसी को नहीं भेजेगा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद सोनिया ने आखिरकार बेबसी से कहा, यह छोटी लड़की कितनी धृष्ट है। अगर वो अर्जुन सूर्यवंशी की मार्गदर्शक बनी रही तो इसका मतलब था कि आज रात भागने की उसकी योजना विफल हो सकती है। अगर उनकी ताकत बहुत कमजोर हुई तो शायद उसे भागने का मौका मिल जाए। लेकिन अभी रूही की ऊर्जा को देखकर साफ था कि मामला इतना आसान नहीं था। ये दोनों वाकई असाधारण पृष्ठभूमि से थी। दूसरी ओर रूही ने अर्जुन सूर्यवंशी को इशारे से आंख मारी। वो अर्जुन सूर्यवंशी को अच्छी तरह समझती थी। आखिर मेघ पर्वत की सभी महिलाओं में रूही ही पहली थी जिसने अर्जुन सूर्यवंशी का अनुसरण किया था। इसलिए वो जानती थी कि अर्जुन सूर्यवंशी का यह कदम सोनिया की रक्षा के लिए था। अर्जुन सूर्यवंशी मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस हल्के से पूछा, क्या मयूरिंगर में कुछ और दिलचस्प है? सोनिया ने तुरंत अपनी भावनाओं को संभाला और शहर की दिलचस्प चीजों के बारे में सोचने लगी। वो वालिया परिवार के मामले से बच नहीं सकती थी और यह मार्गदर्शक का काम शायद अपरिहार्य था। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा। हाँ, बिल्कुल है। शहर के पश्चिम में स्थित 100 चिड़ियों के मंडप में पिछले कुछ दिनों से एक भव्य सभा हो रही है। सोनिया जानती थी कि अर्जुन सूर्यवंशी को 100 चिड़ियों के मंडप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसने समझाना शुरू किया। ये 100 चिड़ियों का मंडप मयूरी नगर में लंबे समय से आयोजित होने वाला एक भव्य आयोजन है। उस समय मयूरी नगर और आसपास के शहरों से भी सुंदरियां आती है, इसलिए हर बार ये बेहद जीवंत होता है। इस आयोजन में किसी पर कोई रोक नहीं है। जो भी अपने रूपरंग पर आत्मविश्वास रखता है वो भाग ले सकता है। आयोजन की प्रक्रिया यह है कि सभी लोग अपनी पसंद की लड़की के लिए वोट करते हैं। वोट देने का मतलब है अमर क्रिस्टल खर्च करना।
हम इसे लटकते पत्थर कहते हैं। अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा लटकते पत्थर होते हैं वही जीतता है। आयोजन का आयोजन मयूरी नगर के नगर प्रमुख के महल द्वारा किया जाता है। उनके पास उदार पुरस्कार होते हैं, इसलिए हर बार कई लोग आयोजन में भाग लेने आते हैं और उदय प्रदेश की लगभग सभी 10 सुंदरी आती है। सोनिया ने अर्जुन सूर्यवंशी को 100 चिड़ियों के मंडप के बारे में विस्तार से बताया। क्योंकि यह सभा कई वर्षों से आयोजित होती आ रही थी और इसमें बहुत से लोग आते थे, इसलिए कई स्त्रियां इसे गर्व का स्रोत मानती थी। अतः हर बार बड़ी संख्या में लोग आते थे। सुंदरियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करती थी। सोनिया की बातें सुनकर अर्जुन सूर्यवंशी ने भी रुचि दिखाई। यदि अन्य बातें होती तो शायद उनका मन न होता, परंतु सुंदरियों की बात आते ही वे पूरी तरह सचेत हो गए। अर्जुन सूर्यवंशी को अब सत्ता में अधिक रुचि नहीं थी। उनका वर्तमान लोक इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उच्चतर सत्ता आसानी से प्राप्त की जा सकती थी, इसलिए अब उनकी इच्छाएं प्रबल नहीं थी। तुलनात्मक रूप से अर्जुन सूर्यवंशी को सुंदरियों को देखने में बहुत रुचि थी। उन्हें आशा थी कि वे इस अवस्था को बनाए रख सकेंगे। इस लोक तक पहुंचकर भी रुचि की वस्तुएं होना अत्यंत दुर्लभ था। ठीक है, चलो इस 100 पक्षियों के मंडप में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। अर्जुन सूर्यवंशी 100 पक्षियों के मंडप की ओर चल पड़े। ये मूल रूप से एक उपनगरीय इलाका था, जहां सप्ताह के दिनों में लगभग कोई नहीं आता था, लेकिन आज ये खचाखच भरा हुआ था। जहां तक नजर जाती थी लोगों की घनी भीड़ ही दिखाई देती थी। दूर एक विशाल मंडप खड़ा था जिस पर झंडे लहरा रहे थे और उस पर 100 पक्षी शब्द शक्तिशाली और आकर्षक लिपि में लिखे हुए थे, मानो कोई ड्रैगन उड़ रहा हो और कोई फीनिक्स नाच रहा हो। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता था मानो वो जीवंत हो उठा हो और उसके भीतर से देव सम्राट की हल्की सी आभा निकल रही हो। इन शब्दों को उकेरने वाला व्यक्ति मयूरिंगर का नगर स्वामी ही होगा। सोनिया ने आगे कहा, महोदय, ये 100 पक्षी मंडप का बाहरी क्षेत्र है। भीतरी क्षेत्र में भी सीटें, लेकिन उन सभी के लिए अमर क्रिस्टल खर्च करने पड़ते हैं और कीमत बहुत अधिक है, 9 फीनिक्स मंडप से भी कहीं अधिक। ओ, इसके बारे में विस्तार से बताओ, अर्जुन सूर्यवंशी ने उत्सुकता से पूछा। वो देखना चाहता था कि कीमत कितनी अधिक हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में हुई बातचीत से सोनिया को यह भी पता चल गया था कि अर्जुन सूर्यवंशी के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए उसने तुरंत परिचय देना शुरू किया। ये सीटें कई श्रेणियों में बंटी है। पहली 3 पंक्तियों की सीटों की कीमत कम से कम 1 लाख उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल है। तीसरी पंक्ति से 10वीं पंक्ति तक यानी 70,000 उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। और उसके बाद उसकी आवाज गूंजती रही और अर्जुन सूर्यवंशी उसकी बात समझ गया। सीटों के कुल 100 स्तर थे। पहले 3 स्तरों में कम सीटें थी, प्रति स्तर केवल 20, और फिर पीछे की ओर जाने पर सीटों की संख्या बढ़ती गई। 379 नीलामी। इसके अलावा यह कहा जाता है कि ये स्थान बोली लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, विशेष रूप से पहली 3 मंजिलों के स्थान, जिनकी कीमत हमेशा आसमान छूती है। पिछले व्हाइट बर्ड टावर सम्मेलन के दौरान पहली 3 मंजिलों के स्थानों की कीमतें पहले ही कई मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल तक पहुंच गई थी, जो मूल निर्धारित मूल्य से दर्जनों गुना अधिक थी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह केवल एक स्थान के लिए है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्हाइट बर्ड टावर कितना जीवंत है। अर्जुन सूर्यवंशी के चेहरे पर भी दिलचस्पी झलक रही थी। इतने सारे लोगों को आकर्षित कर पाना इस बात का संकेत था कि उन सुंदरियों का स्तर वाकई बेहतरीन था। सोनिया ने बताया, व्हाइट बर्ड टावर हर बार शीर्ष 10 सुंदरियों का चयन करता है। यह सम्मेलन परसों शुरू हुआ था और शायद आज खत्म होने वाला है। अनुमान है कि वे कम से कम शीर्ष 30 में तो पहुंच ही चुकी है। अर्जुन सूर्यवंशी ने सिर हिलाया और तुरंत कहा, पहले मुझे पहली 3 मंजिलों के दाम दिखाओ। सोनिया चौंक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन सूर्यवंशी सीधे पहली 3 मंजिलें ही चुनेंगे। ये व्हाइट बर्ड टावर के सबसे नजदीकी स्थान थे, सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर। वहां तो भाग लेने वाली महिलाओं से बातचीत भी की जा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि दाम वाकई चौंकाने वाले होंगे। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और आगे चलने लगी। जल्द ही वे एक चौक के सामने पहुंचे। बीच में एक आदमी खड़ा था जो पहली 3 मंजिलों के स्थानों की नीलामी का संचालन कर रहा था। 1.5 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल, 18 लाख उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल, 25 लाख उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। बोली लगाने की आवाजें लगातार गूंज रही थी। अर्जुन सूर्यवंशी का मुंह अपने आप ही टेढ़ा हो गया। यह व्हाइट बर्ड टावर कुछ अजीब था। यहां सीटों की नीलामी हो रही थी और वो भी इतनी ऊंची कीमतों पर। 5 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल, 5 लाख उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। जल्द ही बोली 5 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल से ऊपर पहुंच गई। सोनिया भी अपना मुंह ढकने से खुद को रोक नहीं पाई। इस बार ऐसा लग रहा था कि बोली पिछली व्हाइट बर्ड टावर कन्वेंशन में पहली 3 मंजिलों की कीमत से भी ज्यादा हो गई है। 6 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल, 7 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। भीड़ में एक सुंदर और आकर्षक युवक हाथ में पंखा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर बेपरवाही का भाव था, मानो 7 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल उसके लिए कुछ भी न हो। सदाबहार मठ के वरिष्ठ भाई जतिन जायसवाल। मुझे डर है कि उनके वित्तीय संसाधनों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि वो इस बार लुओ किंगलिंग के लिए आया है, जो पिछले सम्मेलन में शीर्ष 10 सुंदरियों में तीसरे स्थान पर थी। वो सचमुच उस पर मोहित है। पिछली बार उसने लुओ किंगलिंग के लिए लगभग 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल खर्च किए थे। काश मुझे भी ऐसा वर मिल पाता, एक महिला ने ईर्ष्या से कहा। श्वेत पक्षी टावर में आने वाले सभी पुरुष नहीं थे, कुछ महिलाएं भी थी। अन्य महिलाओं ने देखा कि कीमत पहले ही 7 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल तक पहुंच चुकी है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और हार मानने की तैयारी कर ली। अभी भी 30 से अधिक स्थान थे और उन्हें इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा सदाबहार मठ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। पूरे उदय प्रदेश में भी एक विशाल शक्ति और इसकी देखरेख 2 देव सम्राट कर रहे थे। जतिन जायसवाल भी प्राचीन पूर्वज के सच्चे शिष्य थे, जिनका असाधारण दर्जा था।
यहां उन्हें नाराज करना वास्तव में अनावश्यक था। यह देखकर कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, जतिन जायसवाल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाकर श्वेत पक्षी टावर की ओर देखा, मानो उसे कोई अद्वितीय सुंदरता दिखाई दे रही हो, और उसकी आंखों में मोह का भाव झलक रहा था। अचानक एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। सभी तुरंत चौंक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक असाधारण स्वभाव वाला, शांत चेहरे वाला युवक, जिसके हाथ पीठ पर बंधे थे, 2 महिलाओं के साथ वहां खड़ा था। कई लोगों ने रूही की ओर देखा। आश्चर्य से उनका चेहरा लाल हो गया। रूही दिखने में बुरी नहीं थी, और वो श्वेत पक्षी टावर में अच्छी स्थिति में भी हो सकती थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी निगाहें रूही से हटाकर अर्जुन सूर्यवंशी पर केंद्रित कर ली। ये कौन है जो जतिन जायसवाल के खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत कर रहा है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? इसके पास 10 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल है। इसका इतिहास साधारण नहीं होगा। इस बार तो देखने लायक तमाशा है। कौन नहीं जानता कि जतिन जायसवाल अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित है। इस तरह उनके खिलाफ बोली लगाना और सीधे 3 मिलियन की बढ़ोतरी करना उनका पूरी तरह से अपमान है। चर्चाएं लगातार तेज होती गई और कई लोगों के चेहरे पर एक अच्छा तमाशा देखने के भाव थे। सचमुच, जब जतिन जायसवाल ने अर्जुन सूर्यवंशी की बोली सुनी तो उनकी आंखों में उदासी छा गई। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर अर्जुन सूर्यवंशी पर नजर डाली और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, 15 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। इस बार उन्होंने सीधे 5 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल जोड़ दिए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग तुरंत सन्नाटे में आ गए। छी, भयानक। जतिन जायसवाल ने फिर अर्जुन सूर्यवंशी को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा, मानो कह रहे हो, तुम अभी मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत अनुभवहीन हो। हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी कुछ अवाक रह गए। ये कैसा व्यक्ति है, मेरे खिलाफ बोली लगा रहा है? सच कहूं तो उन्होंने पहले भी इसी तरह की नीलामी में भाग लिया था, लेकिन हमेशा सभी प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए, सबको तिरस्कार करते हुए। अर्जुन सूर्यवंशी ने अपने सिस्टम पैनल पर अमर क्रिस्टलों के शेष पर एक नजर डाली। अमर क्रिस्टल 9,500 क्विंटिलियन, 30,153 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन 10,000 अरब अमर क्रिस्टल होते हैं। मैं इसे पूरा खर्च नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन सूर्यवंशी ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधे और बेपरवाही से कहा, 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। सभी इस क्षण सबकी आंखें फटी रह गई। वे अर्जुन सूर्यवंशी को ऐसे देख रहे थे मानो कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, क्या यह सच है या झूठ? 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल। इस तरह की बोली व्हाइट बर्ड टावर सम्मेलन की सामान्य बोलियों से कहीं अधिक थी। सम्मेलन के पूरे इतिहास में ऐसी घटनाएं अत्यंत दुर्लभ थी। कई लोग अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके दिल बुरी तरह से घबरा गए। सन्नाटा काफी देर तक छाया रहा। तभी एक चटकने की आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जतिन जायसवाल का चेहरा बेहद उदास था और उनके हाथ में पकड़ा पंखा चूर चूर हो गया था। 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल, ये तो उनकी सहन शक्ति से परे था। अगर वो एक स्थान पाने के लिए 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल खर्च कर देता तो उसके पास बाद में लटकते पत्थर के लिए कोई अतिरिक्त अमर क्रिस्टल नहीं बचते। धिक्कार है। जतिन जायसवाल ने अर्जुन सूर्यवंशी को ठंडी निगाहों से देखा, फिर बोली लगाना बंद कर दिया। स्पष्ट रूप से हार मानने का इरादा था। लटकते पत्थर के लिए व्हाइट बर्ड टावर सम्मेलन में आए अधिकांश लोग कनिष्ठ थे और सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाएं भी वैसी ही थी, इसलिए बड़े लोगों में भाग लेने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि वे पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं थे, बस उनकी संख्या बहुत कम थी। 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल बिक गए। मंच पर मौजूद आयोजक ने तुरंत कहा और फिर पीछे खड़ा एक रिसेप्शनिस्ट तुरंत अर्जुन सूर्यवंशी की ओर बढ़ा। उसके पास पहुंचकर उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। महोदय, कृपया मेरे साथ आइए। क्या महोदय की कोई पत्नी है जिसका वे समर्थन करते हैं? उसके प्रश्न के उत्तर में अर्जुन सूर्यवंशी ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उनकी कोई पत्नी नहीं है जिसका वे समर्थन करना चाहते हैं। इससे रिसेप्शनिस्ट तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। असल में आगे की 3 पंक्तियों के लिए होड़ करने वाले सभी लोग एक खास महिला के कट्टर प्रशंसक थे। अर्जुन सूर्यवंशी जैसा व्यक्ति जिसने 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल खर्च किए थे, आश्चर्यजनक रूप से ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसका वो समर्थन करना चाहता हो। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने आगे कुछ नहीं पूछा। अर्जुन सूर्यवंशी को व्हाइट बर्ड टावर के बिल्कुल आगे एक जगह पर ले जाने के बाद उसने तुरंत पीछे की ओर जोर से चिल्लाया, विशिष्ट अतिथि जिया 9 नंबर 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल के साथ प्रायोजक। आवाज इतनी तीखी थी कि लगभग सभी देखने वालों ने इसे सुना। 30 मिलियन। सभी तुरंत स्तब्ध रह गए। हे भगवान, ये कौन है? इसने वास्तव में एक जगह खरीदने के लिए 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल खर्च किए। सचमुच डरावना। वो किसी बड़ी शक्ति से होगा। 380। बैठक शुरू होती है। 100 पक्षी मंडप के अंदर प्रत्येक खिड़की के पीछे एक सुंदर महिला खड़ी थी। उन सभी में उत्कृष्ट स्वभाव और आकर्षक आकृति थी। अगर इनमें से किसी को भी बाहर जगह दी जाए तो वो शीर्ष श्रेणी की सुंदरी होगी और उनमें से कुछ तो अर्जुन सूर्यवंशी के घर की महिलाओं को भी टक्कर दे सकती है। उदय प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है। अकेले मयूरी नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों की जनसंख्या ही खरबों में आकी जाती है। शुरुआती अनुमान के अनुसार ये कम से कम 100 खरबों है। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ कुछ शीर्ष सुंदरियों का उभरना स्वाभाविक है। इसके अलावा 100 पक्षियों के मंडप में मौजूद सभी महिलाएं युवा पीढ़ी की नहीं है। कुछ ऐसी वृद्ध सुंदरियां भी है जो अभी भी अपना आकर्षण बरकरार रखती है और अभी तक नहीं आई है। ठीक उसी क्षण बाहर से आ रही आवाजें सुनकर कई सुंदर महिलाओं की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, जो आश्चर्य के भाव दर्शा रही थी। बिना किसी समर्थक के एक ही स्थान के लिए 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल खर्च करना वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। सभा तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही सभी सीटें ठीक से व्यवस्थित हो गई। इसके बाद बहुप्रतीक्षित लटकते पत्थरों का चरण आया, एक ऐसा समय जिसका हर कोई आनंद लेता है। इस दौरान
सभी लोग 100 चिड़ियों के मंडप के अंदर विभिन्न युवा मास्टर्स को महिलाओं पर जमकर खर्च करते और उनके लिए जमकर लड़ते हुए देख सकते थे। सबसे आगे कई लोग अर्जुन सूर्यवंशी को अजीब भावों से देख रहे थे। उनके बगल में रूही और सोनिया बैठी थी। यहां बैठने से स्वाभाविक रूप से परिचारकों को लाने की अनुमति मिल जाती थी, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे आ गई। कई लोग अर्जुन सूर्यवंशी को देखकर कुछ हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। हालांकि एक ही बार में 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल उत्पन्न करने की उनकी क्षमता कम से कम ये संकेत देती थी कि उनका कुछ अनुभव तो होगा, लेकिन वो अनुभव कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। शायद वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे, और ये संभावना भी थी। पास ही में जतिन जायसवाल ने अर्जुन सूर्यवंशी को उदास भाव से देखा। पिछली नीलामी के दौरान अर्जुन सूर्यवंशी की मजबूत उपस्थिति ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया था, जिससे उन्हें बेहद अपमानित महसूस हुआ था। धिक्कार है, बस देखते रहो। मुझे विश्वास नहीं होता कि 30 मिलियन उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल एक सीट पर खर्च करने के बाद तुम्हारे पास पत्थर टांगने के लिए पैसे बचेंगे। सीट के लिए बोली लगाना तो बस शुरुआत थी, असली मुकाबला तो बाद में होना था। किसी सुंदरी का ध्यान आकर्षित कर पाना तो लटकते पत्थरों के भार पर निर्भर करता था। अर्जुन सूर्यवंशी की साधना शक्ति में उतार चढ़ाव अधिक नहीं थे। वे निश्चित रूप से देवराज क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए कम से कम यह अनुमान लगाया जा सकता था कि भले ही अर्जुन सूर्यवंशी का कुछ पूर्व ज्ञान हो, उनका दर्जा बहुत ऊंचा नहीं होगा। ये सोचते हुए जतिन जायसवाल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, और फिर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, मानो अर्जुन सूर्यवंशी जैसे मामूली व्यक्ति को अपनी चिंता के लायक न समझते हों। अचानक उस अद्भुत सुंदरी की छवि उनके मन में आ गई, और उनके चेहरे पर मोह का भाव आ गया। किंगलिंग, मैं फिर से आ गया हूं। उसी समय उन्होंने मन ही मन कुछ दिनों में लुओ किंगलिंग के संप्रदाय में विवाह का प्रस्ताव रखने का निश्चय कर लिया था। अपनी वर्तमान साधना और प्रतिभा के साथ उन्हें विश्वास था कि दूसरा पक्ष मना नहीं करेगा। पूरे उदय प्रदेश में उनका स्थान भी बहुत ऊंचा था, और वे लुओ किंगलिंग के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी थे। अचानक सो पक्षी मंडप के सामने ऊंचे चबूतरे पर एक आकृति प्रकट हुई। वे अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर और प्रभावशाली था, जिससे एक अवर्णनीय हृदयस्पर्शी दमनकारी भाव झलक रहा था। पहले शोरगुल से भरी सभा पल भर में शांत हो गई। सभी ने आदरपूर्वक उस व्यक्ति को देखा, किंगलवान के नगर प्रमुख यश सिंघानिया। वे नगर के एकमात्र देव सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी थे। यश सिंघानिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, और उनका पहले का अत्यंत दमनकारी आभास तुरंत गायब हो गया और कुछ हद तक सौम्य हो गया। मयूरी नगर की सो पक्षी सभा में आप सभी का स्वागत है। आज सभा का अंतिम दिन भी है, जहां शीर्ष 10 सुंदरियों का चयन किया जाएगा। महाराज आशा करते हैं कि सभा के दौरान कोई अनावश्यक घटना न हो, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे। जैसे ही यश सिंघानिया ने अपने अंतिम शब्द कहे, उनका स्वर थोड़ा भयभीत करने वाला हो गया, और वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम सी गई। उनके दिलों में एक जबरदस्त घुटन छा गई, लेकिन पल भर में वो पूरी तरह गायब हो गई। यश सिंघानिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे केवल सभा के लिए अपना दर्शन देने आए थे। हालांकि इस सौ पक्षियों की सभा का काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके लिए देव सम्राट का स्वयं अध्यक्षता करना उचित नहीं था। तभी एक सुंदर स्त्री मंच पर आई। उनकी आंखें चील जैसी थी, उनकी निगाहें भावों से भरी थी, और उनका रूप जल सर्प के समान मोहक और आकर्षक था। उन्हें देखते ही कई पुरुषों में जोश भर गया। हे भगवान, क्या ये वही दिव्या दत्ता है जो पिछली शीर्ष 10 सुंदरियों में 9वें स्थान पर थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वे मेजबान होंगी। ये आश्चर्यजनक है कि कितने साल बीत गए हैं और वे और भी सुंदर और मोहक हो गई है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी देवी को आज भी देख पाऊंगा। मुझे याद है कि आखिरी बार जब वो सब पक्षियों के मंडप में आई थी, तब से लेकर अब तक लाखों साल बीत चुके हैं। कितना समय हो गया है। मैंने सुना है कि अब वो देव पूजा की विशेषज्ञ है। अब तो मैं उनकी आकांक्षा भी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? मानो तुम तब उनकी आकांक्षा करते थे। चर्चाएं लगातार चल रही थी, और सब पक्षियों की पूरी सभा शोरगुल में डूब गई। कई लोग दिव्या दत्ता को उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे। कई तो उनका नाम भी जोर जोर से पुकारने लगे। दिव्या दत्ता मुस्कुराई। उनकी हर हरकत मोहक और आकर्षक थी, मानो किसी प्रलोभन से भरी हो। उन्हें देखकर अर्जुन सूर्यवंशी भी अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाए। यह कहना ही होगा कि दिव्या दत्ता पुरुषों के दिलों को मोहने में माहिर थी। उनका हर काम बेहद मोहक था, फिर भी वो अतिरंजित या उत्तेजक नहीं लगता था। उनका संतुलन उत्कृष्ट था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन सूर्यवंशी को उनमें शुद्ध यिन ची की झलक दिखाई दी। इसका मतलब था कि दिव्या दत्ता अभी भी कुंवारी थी। इससे उनका आकर्षण और भी बढ़ गया था। उनमें एक शुद्ध इच्छा का भाव था। दिव्या दत्ता यह देखकर प्रसन्न थी कि इतने सारे लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। इससे कम से कम यह साबित हो गया कि कई वर्षों तक सार्वजनिक रूप से प्रकट न होने के बावजूद उनका प्रभाव कम नहीं हुआ था। सभी को नमस्कार। आज इस सभा की अध्यक्षता ये उपपत्नी करेंगी। अब हमारे पास 30 लोग बचे हैं। इसके बाद हम 10 समूहों में विभाजित होंगे। प्रत्येक समूह से एक विजेता चुना जाएगा। फिर हारने वाले अन्य हारने वालों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे, और अंत में 10 को बाहर कर दिया जाएगा जब तक कि शीर्ष 10 का फैसला नहीं हो जाता। साथ ही प्रत्येक विशिष्ट रैंकिंग का भी। दिव्या दत्ता की कोमल आवाज पूरी सभा में गूंज उठी। उनकी आवाज मोहक थी, एक कोमल सौम्य अनुभूति के साथ, मानो कोई गर्म हाथ आपको सहला रहा हो, जिससे आप बेहद सहज महसूस करते हैं। बहुत से लोग नियमों को समझते हैं, इसलिए मैं उन्हें यहां एक एक करके नहीं बताऊंगी। यह सभा अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। दिव्या दत्ता के बोलने के बाद सब पक्षियों के मंडप में अचानक 3 दरवाजे खुले और अंदर से 3 महिलाएं निकली। उन सभी में ऐसी सुंदरता थी जो मछलियों को डुबो दे, जंगली हंसों को गिरा दे
चांद को छिपा दे और फूलों को शर्माने पर मजबूर कर दे। उनकी सुंदरता सर्वोत्कृष्ट थी। हालांकि उन तीनों में से बैंगनी रंग के वस्त्र पहने और शांत स्वभाव वाली एक महिला स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ थी। उसके स्वभाव से ऐसा लगता था मानो वो लोगों से दूरी बनाए रखना चाहती हो, लेकिन फिर भी उसकी असाधारण सुंदरता कम नहीं होती थी। छोटी बच्ची जोया चौहान सबका अभिवादन करती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसका पूरा हाव भाव मानो बर्फ के पहाड़ के पिघलने जैसा हो गया, मानो सौ फूल खिल गए हों। इससे वहां मौजूद कई लोग तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए।